कोई भी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहेगी कि उसकी जो पर्टिकुलर स्पीशीज है उस प्रोजिनी को वो आगे अर्थ में छोड़ के जाए, तो मेल गैमेट ही मूव करके फीमेल गैमेट के पास आ सकती है। फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल है। प्यूबर्टी के बाद जीएनआरएच का सर्ज हुआ तो उससे एफएसएच रिलीज हुआ, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सेल लेयर पे सेल लेयर बने जा रही है डिवाइड करके, इसीलिए आपको ये थिकनिंग नजर आ रही है। एक ओवम को एक ही स्पर्म पेनिट्रेट कर सकता है। ये यूट्रस है पूरा का पूरा, ये एंडोमेट्रियल लेयर है, ये टिश्यू एंडोमेट्रियम, यहाँ पे जाके ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास। आई होप आप सब खुश हो और बहुत हेल्दी हो। बच्चों, नीट माइंड मैप में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 12th का पोर्शन, है ना। और 12th का जो सबसे पहला लेक्चर है और सबसे पहला जो चैप्टर है आपके जूलॉजी में, दैट इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप सबको पता है इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी फिजियोलॉजी का ही पार्ट है और हर नीट के पेपर में हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही है। तो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है आपका, सबसे पहले हम इवेंट्स देखेंगे, है ना, जो आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जितने भी इवेंट्स होते हैं, सो इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, और हमारा जो सेक्सेस है वो सेपरेट है, वी आर डायशियस एनिमल्स। तो ऑब्वियसली हमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानना है। सो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गन्स में अब कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए और गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए गैमीटोजेनेसिस जानना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगा तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। और बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम एंड में, बाय द वे गैमीटोजेनेसिस में oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों ही हम पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट दी menstrual cycle followed by हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की, इम्प्लांटेशन की, पार्चुरेशन एंड देन फाइनली लैक्टेशन। चलो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और एक कंसाइज वे में पढ़ेंगे एज यूजुअल, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसे मैं आप सबके लिए हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स लेके आती हूँ, शॉर्ट नोट्स लेके आती हूँ, ताकि आपको एक झलक में देख के ही ना याद आ जाए सारी चीज़ें और आप रिकॉल ज़्यादा अच्छे से कर पाओ और एग्जाम के टाइम पे आंसर लिखते वक्त आपके दिमाग में ना यही चीज़ झलके, ठीक है। चलो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो इवेंट्स होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन एज सच क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज रिप्रोडक्शन, क्या हमें इस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की ज़रूरत है फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल? नहीं, लेकिन इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। कोई भी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहेगी कि उसकी जो पर्टिकुलर स्पीशीज है उस प्रोजिनी को वो आगे अर्थ में छोड़ के जाए, वो स्पीशीज कंटिन्यू होता रहे अर्थ में। सो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर कंटिन्यूटी ऑफ इट्स ओन स्पीशीज, यही मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया वी डू नॉट शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें जब भी आ जाती है दैट मीन्स गैमीट्स इन्वॉल्व है। बिना गैमीट्स के फ्यूजन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी है, इससे क्या होता है ना, वेरिएशन बढ़ती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो चीज अवेलेबल नहीं थी, आप सबको ऑलरेडी पता है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेस से जीन आके कंबाइन होती है तो वेरिएशंस आता है, नए नए इवोल्यूशन उसी वजह से बाय द वे पॉसिबल हो पाया है। एक रीजन है ना, स्पीसिएशन का वेरिएशन एक रीजन है, एक आपका क्या बोलते हैं, एक रीजन है फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। ओके, सो वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड हम विविपेरस है। विविपेरस मतलब वी गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना। हम एग ले करते हैं, ऑब्वियसली एक एग लेइंग मैमल है, हम भी मैमल है, ह्यूमन, राइट, ह्यूमन बींग्स, और एक मैमल है एग लेइंग मैमल ऑर्निथोरिंकस, है ना, जो मोनोट्रीम
को बिलोंग करता है ऑर्डर को, वो आपकी एग लेइंग मैमल्स है, लेकिन वी ह्यूमन बींग्स वी आर विविपैरस, वी गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। अब जो इवेंट्स आपके होंगे ये एक सीक्वेंस में होता है, ये उल्ट ऐसे ही हम कोई भी सीक्वेंस को इधर उधर नहीं लिख सकते। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमीट्स का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप देख लो गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और गैमीट्स क्या होता है, दे हैव टू बी हैप्लॉइड। डिप्लॉइड गैमीट्स का फ्यूजन पॉसिबल नहीं है, पॉलीप्लॉइडी होगा तो वो वायबल जाइगोट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हैप्लॉइड जाइगोट बनता है, दो टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि सेक्सेस सेपरेट है, हम डाइशियस ऑर्गेनिजम्स है। तो एक आपका मेल गैमीट बनेगा जो मोटाइल है, मूवमेंट के एबिलिटी उसमें पाई जाती है, एंड दे आर हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ उनको हम कहते हैं। फीमेल्स की अगर हम बात करें ये नॉन मोटाइल है और सबसे लार्ज है। अगर मेल गैमीट से इसको कंपेयर किया जाए तो ये लार्ज होता है, हैप्लॉइड ओवम, अगेन हैप्लॉइड, और एक ही यूजुअली बनता है हर एक महीने में, दैट इज एन ओवम, ठीक है। ओके अब गैमीट्स तो बन गया, अब इन गैमीट्स को मिलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तभी तो फ्यूजन पॉसिबल है। तो हमें पता है इन दोनों में से मोटाइल गैमेट मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट ही मूव करके फीमेल गैमेट के पास आ सकती है, फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल है। तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट जिसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं, सो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, टू बी वेरी प्रिसाइज फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों गैमीट्स जो है वो करीब आ चुकी है, अब इनका फ्यूजन होना है। तो उस फ्यूजन प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। कई सारे स्टेप्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व है आपके फर्टिलाइजेशन में, जिससे आपकी zygote फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाया है। तो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म द zygote, ठीक है। नाउ अब जाइगोट तो बन गया, नाउ जाइगोट कहाँ पे प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में। अब वो फैलोपियन ट्यूब से मूव करते हुए यूट्रस में आएगा, यूट्रस से वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें उसे यूट्रस में इम्प्लांट कर देना है, ताकि वहीं पे बाकी का जो जेस्टेशन पीरियड है जिसमें एम्ब्रियो ग्रो होगा, फीटस ग्रो होगा, वो ये सारी प्रोसेसेस हो पाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन, द जाइगोट डेवलप्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट ही जाके आपके यूट्रस से अटैच होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन प्रोसेस बोलते हैं इवेंचुअली, एंड अटैचेस टू द एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ द यूट्रस फॉर नरिशमेंट। यस, क्योंकि वो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको एक्सचेंज करना है अपने न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का, तो वो सारी चीज़ें यूटराइन टिश्यू के थ्रू ही पॉसिबल है। कैसे प्लेसेंटा बनता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन तो हो गया, अब जैसे इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद क्या तुरंत बच्चा ग्रो हो जाता है, बहुत सारे स्टेप्स एंड प्रोसेसेस होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है फीटस में, तो वो सारी प्रोसेस जेस्टेशन में आ जाता है। ह्यूमन बींग्स में प्लस माइनस 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, और इस दौरान हम देखते हैं कि देयर इज एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट, दोनों ही चलेगा। एम्ब्रियो हम कब बोलते हैं, 8 वीक के पहले तक हम उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। 8 वीक के बाद हम उसे फीटस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। किसको, वो जो ग्रोइंग मास ऑफ सेल्स है। 8 वीक्स प्रेगनेंसी के पहले तक हम उसे बोलते हैं एन एम्ब्रियो, और उसके बाद हम उसे फीटस बोलने लगते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपरली सारी लिम्स और सारे फीचर्स डेवलप होना स्टार्ट कर जाते हैं, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसे फिर फीटस कहेंगे। लास्ट में जब जेस्टेशन ओवर हो चुका होता है, नाउ इट्स द टाइम फॉर दैट फीटस टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, और उस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द फीटस। अब ठीक है, सबसे पहले हमने इवेंट क्या देखा था, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस बनेगा कहाँ पे, इंडिविजुअली मेल एंड फीमेल में अलग अलग, और उनके पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन के लिए। किसके फॉर्मेशन के लिए, इन गैमीट्स की। तो क्योंकि सेक्सेस सेपरेट है, डायशियस है, तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, सबसे पहले आपको दिखेगा पेयर ऑफ टेस्टिस, आपको 2 टेस्टिस दिखेगा, एंड उसके अलावा एक्सेसरी डक्ट्स। ये जो टेस्टिस है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो गैमीट्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक और बात याद रखिएगा कि ये जो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये गैमीट्स बनाने के साथ साथ हार्मोन्स भी बनाता है, तो ये एंडोक्राइन का भी एक्टिविटी शो करता है। टेस्टिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, है ना। ओके, नेक्स्ट हमें कुछ एक्सेसरी डक्ट्स, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया दिखता है। याद रखिएगा कि एक्सटर्नल जेनिटालिया यहाँ पे मेल्स में सिर्फ पीनस को ही कहा जाता है। द पीनस इज द एक्सटर्नल जेनिटालिया, ठीक है। नाउ बात करते हैं इन सारे सेकेंडरी ऑर्गन्स का। ये जितने भी आपको ऑर्गन्स हमने अभी पढ़े ना, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, क्योंकि ये गैमीट्स तो नहीं बनाती है, लेकिन गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट में, गैमीट्स के नरिशमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब ये जो आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अगर आप देखो, द टेस्टिस इज ऑलवेज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। अगर हमने ये डिवाइड किया बॉडी को, ऊपर एब्डोमेन है और नीचे ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, तो हमेशा आप नोटिस करोगे कि जो टेस्टिस है वो बाहर ही प्रेजेंट है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये जो टेस्टिस था ये एब्डोमेन का ही पार्ट था, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है, इफ द मदर इज प्रेग्नेंट विद अ मेल चाइल्ड, उस दौरान उस मेल फीटस में जो टेस्टिस एब्डोमेन में था वो धीरे धीरे डिसेंड डाउन करेगा नीचे स्क्रॉटम में, और ये होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि मेल फीटस है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रही है ना। टेस्टोस्टेरोन इज एन एंड्रोजन, उसके पास भी एड्रिनल कॉर्टेक्स है, तो उस वजह से ये धीरे धीरे डिसेंड डाउन करता है। लेकिन क्यों नीचे आया बाहर? एब्डोमेन में सेफ था ना, वो बाहर इसीलिए आता है क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है अंदर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, काफी हाई है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें नहीं हो सकता है। इसीलिए जब वो बाहर की तरफ नीचे डिसेंड करता है, आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 34.5 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, मतलब 2 से 2.5 सेंटीमीटर कम होती है बाहर की टेम्परेचर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसीलिए द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रॉटम वेयर टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, फाइन। अब हम अगर एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें, उसमें आ जाता है आपका रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। ये मैंने रैंडमली नहीं लिखा है, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एंड इसी सीक्वेंस से ही आपको पता चलेगा कि कैसे स्पर्म की मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ बने कहाँ पे थे? एक बार इस डायग्राम की तरफ आप नजर दीजिए और आपको पता चलेगा कि द टेस्टिस आर एक्चुअली फॉर्म्ड इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको अगर आपने टेस्टिस का अगर टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो आपको क्या नजर आएगा? ये तो स्क्रॉटल टिश्यू है, उसके अंदर आपको ये टेस्टिस दिख रही है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय मेसोर्कियम, है ना, एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर उसको कवर किया हुआ है, डेंस, है ना, एंड दैट अंडर द मेसोर्कियम आप देखोगे कि कई सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ये है आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, और ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स जो है बेटा, ये कम से कम 250 होता है एक एक टेस्टिस में। ये तो मैंने आपको एक टेस्टिस दिखाया, ऐसा दूसरा भी एक और है, ये पेयर्स में है, राइट। तो हर एक टेस्टिस में आपको 250 ऐसे कंपार्टमेंट दिखते हैं, इनको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको ये नजर आते हैं। फिलहाल आपको ऐसे 2 नजर आ रहे होंगे, ऐसे 2 से 3 भी प्रेजेंट हो सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जिनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, वो बाद में डिवाइड करके स्पर्मेटोजोआ बनाती है। इसके अलावा भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको सर्टोली सेल्स दिखेंगे, है ना, उसके आसपास आपको और भी बहुत सारे सेल्स दिखते हैं जिनका नाम है लेडिक सेल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ही। मतलब ये जो आपको साइड में स्पेसेस दिख रही है ना, यहाँ जो स्पेसेस, यहाँ आपको लेडिक सेल्स नजर आएंगी।
कुछ और भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स है, जैसे कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वो इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच बीच में इस तरह से पूरे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को कवर करती है इस तरह से, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो चलो गैमीट्स बना, हम आगे देखेंगे कि क्या क्या पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये गैमीट्स बनने के बाद, मतलब स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद, वो मूव करते हुए यहाँ निकलती है, ठीक है। ये जो आपको ट्यूब्स यहाँ से निकलती हुई दिख रही है, इसको ट्यूब्यूलाई रेक्टाई बोलते हैं, लेकिन अगेन आपकी एनसीईआरटी में ये वाला जो डक्ट है इसके बारे में नहीं बताया गया है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन ओरली आपको बता दिया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते ही सबसे पहले वो आता है टिब्यूलाई रेक्टाई में। ये टिब्यूलाई रेक्टाई ज्वाइन करके बनाती है एक कैपिलरी शेप का स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर कॉल्ड एज दी रेटेटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके टेस्टिस का ही पार्ट था, वो टेस्टिस का ही पार्ट था इस तरह से, है ना, इसीलिए उसको मैंने अलग से नहीं लिखा, क्योंकि वो टेस्टिस का पार्ट था और वहां पे गैमीट फॉर्मेशन बेटा चल रहा था, ठीक है। वहां बनने के बाद अब बाहर निकल के वो एक्सेसरी डक्ट में आएगा। जो पहला एक्सेसरी डक्ट आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो है रेटेटेस्टिस। तो रेटेटेस्टिस में आया ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, रेटेटेस्टिस से निकल के वो इस तरह से ब्रांचिंग कुछ प्रेजेंट होती है, रेटेटेस्टिस से बाहर निकलती है, निकलते हुए स्पर्म को अलाउ करती है जाना, जिसे हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया। तो आपको ये जो डक्ट्स दिख रही है ये वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया कनेक्ट करती है एपिडिडाइमल डक्ट से। ये एपिडिडाइमल डक्ट है जो एपिडिडाइमिस के अंदर प्रेजेंट है। एपिडिडाइमिस एक मास ऑफ टिश्यू है जो आपके टेस्टिस के अराउंड ही इस तरह से रैप किया हुआ है, टेस्टिस को अगर आपने देखो इस तरह से रैप किया हुआ है। सो दिस इज द एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस कंटेन्स द एपिडिडाइमल डक्ट, ठीक है। अब एपिडिडाइमल डक्ट बाहर निकल के ज्वाइन करता है वास डेफरेंस को, वास डेफरेंस को। वास डेफरेंस दोबारा स्क्रॉटम से निकलते हुए वापस एब्डोमेन की तरफ जा रहा होता है वाया इंग्वाइनल कनाल। इसी इंग्वाइनल कनाल के थ्रू ही टेस्टिस एक टाइम पे नीचे आया था स्क्रॉटम में, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त। ये इंग्वाइनल कनाल एब्डोमेन को आपके स्क्रॉटम से कनेक्ट करता है। ये अभी भी आपके बॉडी में प्रेजेंट है इंग्वाइनल कनाल, ठीक है। हम उसमें कुछ पहले मसल्स वगैरह के बारे में भी पढ़ते थे, बट इट्स हैज बीन रिमूव नाउ। क्रेमास्टर मसल, डार्टोस मसल, इट हैज बीन रिमूव नाउ, बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वास डिफरेंस गई ऊपर, कहाँ पे, आपके ये एब्डोमिनल एरिया में। एब्डोमिनल एरिया में जाते ही वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के आसपास ऐसे के ऊपर से ऐसे ना कॉइल करते हुए जाके खुलता है ये दो सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ। ये सेमाइनल वेसिकल एक्सेसरी ग्लैंड्स का पार्ट है। तो दो आपको सेमाइनल वेसिकल्स दिखेंगी, मतलब एक पेयर और सेमाइनल वेसिकल का काम है टू सिक्रीट सर्टेन एजेंट्स जो हेल्प करता है स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, स्पर्म के सर्वाइविलिटी के लिए, नरिशमेंट के लिए। हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी। जो सेमाइनल वेसिकल से डक्ट्स निकली और जहां पे वास डिफरेंस आके कनेक्ट हुआ, ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये डक्ट भी आपके एक्सेसरी डक्ट का ही पार्ट है। अगेन अब यहां तक स्पर्मेटोजोआ आ चुकी है। अब तक सिर्फ खाली स्पर्मेटोजोआ आ रही थी, लेकिन अब उसमें सेमाइनल फ्लूइड भी आके जुड़ गई है। इसके बाद इस एरिया में हम देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर भी पीछे से ओपन हो रहा है, मतलब इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू दी यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन होती है, यूरिथ्रा में। सो दिस इज द यूरिथ्रा। यहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट हो चुकी है, ये सारी यूरिथ्रा है। तो यूरिथ्रा मतलब यहाँ पे आपकी स्पर्म भी कैरी होगी और यूरिन भी कैरी होगा, क्योंकि मेल्स में यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है। इट इज अ कॉमन channel for both urine as well as the spermatozoa. अब कुछ और भी एक्सेसरी ग्लैंड्स है बेटा, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो एक सिंगल ग्लैंड है। ये भी अपनी सिक्रीशन यहाँ यूरिथ्रा में सिक्रीट कर देती है। उसके अलावा एक पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी आपको दिखेगा। इनका भी काम है म्यूकस सिक्रीट करना और इस यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करना, या यूरिथ्रा में अगर जो भी ट्रेसेस ऑफ यूरिन प्रेजेंट है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देना। देखो ये क्योंकि कॉमन पाथवे था, यहाँ से यूरिन भी जा रहा
था, स्पर्मेटोजोआ भी जा रहा था, तो वो जो एरिया थी वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेसेस ऑफ एसिडिटी रह सकती है क्योंकि यूरिन स्लाइटली एसिडिक था, है ना। तो ऑब्वियसली इस एरिया में अब ये म्यूकस अगर आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से तो इस एरिया को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देगा क्योंकि हाई एसिडिटी कैन किल द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, राइट। अब ये जो यूरिथ्रा है इसके आसपास हमें इस तरह से कुछ थिक इरेक्टाइल रॉड लाइक टिश्यू नजर आती है। टू बी वेरी प्रिसाइज 3 ऐसे टिश्यूज होती है, यहाँ आपको 2 दिख रहा है, एक और भी प्रेजेंट होता है। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, अगेन इट हैज बीन रिमूव्ड। तो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के अंदर से ये यूरिथ्रा निकलते हुए बाहर निकलती है, बाहर एक आउट जो एरिया है उसे हम लोग यूरिथ्रल ओरिफिस बोलते हैं, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। यहाँ से ही स्पर्म एंड यूरिन दोनों का ही इजेक्शन होता है। नाउ ये जो आपकी पीनस है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन, अगर आप देखो ये वापस बाहर आ गई है, जहाँ स्क्रॉटम बाहर था ठीक उसके साइड पे ही पीनस निकल चुकी है। नाउ ये जो पीनस है इसको ये ग्लैंड्स, इसकी जो आप देख रहे हो ना इरेक्टाइल टिश्यू, ये ठीक नीचे के तरफ जाके थोड़ा स्वेल्ड अप पार्ट शो करता है जिसे हम ग्लैंड्स पीनस बोलते हैं। ग्लैंड्स पीनस और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पीनस को कवर कर रही होती है एक स्किन जिसे हम बोलते हैं प्रेप्यूस या फोर स्किन, एक एपिथेलियल टिश्यू स्किन कंपाउंड एपिथेलियम वो कवर कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेप्यूस ऑफ द फोर स्किन। क्योंकि ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है ना तो इसीलिए स्किन उसे कवर कर रही होती है। फाइन, तो अब हम बात करेंगे, ये हमने एक्सरी डक्ट्स देख लिया, उनका पाथवे देख लिया कि स्पर्म कहाँ से कहाँ पे एंटर कर रहा है, हमने एक्सरी ग्लैंड्स देखे, बट इनकी सिक्रीशन अभी तक हमने देखी नहीं है। तो सबसे पहले एक्सरी ग्लैंड्स में जो हमने सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ा था, इनका सिक्रीशन क्या है, ये फ्रक्टोज सिक्रीट करती है। फ्रक्टोज एक तरह का शुगर है, इट्स अ मोनोसैक्राइड, तो ऑब्वियसली एनर्जी के लिए चाहिए होता है ये स्पर्मेटोजोआ को फॉर देयर एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा ये एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन और बहुत सारे एंजाइम्स भी रिलीज करती है, ठीक है। ये सारी उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, किसके, स्पर्मेटोजोआ की। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के वजह से मूवमेंट, थोड़ी सी हल्की कॉन्ट्रैक्शन टाइप भी होता है, किसमें, यूरिथ्रा में, जिसके थ्रू आपकी जो स्पर्मेटोजोआ है वो नीचे की तरफ पुश होती रहती है। हालांकि स्पर्मेटोजोआ की खुद की एबिलिटी है मोटिलिटी की, इट हैज गॉट टेल, उनके पास माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है, बट स्टिल दिस एक्स्ट्रा पुश इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा जब वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में एंटर होगी तब भी प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है उनके आगे तक मूवमेंट के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि एक सिंगल ग्लैंड है, इसमें कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है और कई सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। नाउ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, मैंने आपको बोला कि ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, एंड म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेट्स द ग्लैंड्स पीनस। ग्लैंड्स पीनस वही इरेक्टाइल टिश्यू का स्वेल्ड अप पार्ट है, थोड़ा फुला हुआ सा पार्ट है जो पीनस के एकदम एंड में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये जो लुब्रिकेशन है इट हेल्प्स द पीनस व्हाइल पेनिट्रेटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसीलिए लुब्रिकेशन जरूरी होता है फॉर स्मूथ सेक्सुअल इंटरकोर्स। बट उसके अलावा भी ये जो म्यूकस है इसका काम क्या है, मैंने क्या बोला था, इट न्यूट्रलाइजेस द ट्रेसेस ऑफ एसिडिक यूरिन इन द यूरिथ्रा, ठीक है। नाउ ये जो आपकी सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इनको कलेक्टिवली हम सीमेन बोलते हैं, इनकी सिक्रीशन को। सीमेन प्लस उसमें स्पर्मेटोजोआ भी प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, वास्ट डिफरेंस, स्पर्मेटोजोआ आ रहा था, अब उसमें सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, उसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, ये सब मिला के प्लस स्पर्मेटोजोआ, क्या कहते हैं हम लोग इसको, सीमेन। तो सीमेन इज इक्वल्स टू स्पर्म्स प्लस दी सेमाइनल फ्लूइड। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेमाइनल फ्लूइड सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा, सिर्फ सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन को बोला गया है, बट एक्चुअली ऑल ऑफ देम ऑल टुगेदर। और 3 to 4 ml ही सीमेन यूजुअली इजैक्यूलेट होती है, एंड जिसका पीएच होता है 7.2 to 7.7, मतलब अगर आप देखो ये न्यूट्रल पीएच है। और आपके यूरिन का पीएच कितना था, इट वाज 6.8, तो ये एसिडिक है, इसीलिए यूरिथ्रा में ना वो म्यूकस प्रोड्यूस करके उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, वरना ये यूरिन की जो एसिडिटी है वो स्पर्मेटोजोआ को मार सकती है। नाउ यूजुअली ये जो आपकी सीमेन है 3 to 4
0.4 ml, उसमें आपको 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स नजर आएंगे एक ही बारी में जो इजैक्यूलेट होता है। और इन 300 मिलियन स्पर्म्स में से भी 60% जो स्पर्म है इट शुड हैव मस्ट हैव अ नॉर्मल शेप एंड साइज, मतलब जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है किसकी, स्पर्मेटोजोआ की, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्मेटोजोआ होने चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन की चांसेस बड़ी रहती है। और उनमें से भी ये 300 मिलियन स्पर्म में से 40% शुड शो विगरस मोटिलिटी, है ना। वो 60% तो मॉर्फोलॉजी हुआ, 60% तो चलो अलग बात है, लेकिन उन सब में से भी 40% का तो मोटिलिटी हाई होना चाहिए। तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी अकेला कैन नॉट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। मोटिलिटी, स्पीड डिसाइड कौन सा स्पर्म जाके सबसे पहले फर्टिलाइज करेगा ओवम को। फाइन, तो हमने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो अगर हमने वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट किया, और हमें ये पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको दिख रहा है, ठीक है, एक हमने देखा था दो से तीन प्रेजेंट है, तो हमने एक ट्यूब को कट किया, उसके अंदर हम देखेंगे कि इट इज एक्चुअली कवर्ड बाय दिस जर्मिनल एपिथेलियम, और कुछ इस तरह से आपके स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है उसमें, और कुछ और भी आपके सेल्स प्रेजेंट है जिसे हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया है दे आर ऑल यूजुअली, अगर आप यहाँ पे देखो, दी स्पर्मेटोगोनिया दे आर ऑल प्रेजेंट ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये स्पर्मेटोगोनिया मदर स्पर्म सेल्स, दे आर गोइंग टू डिवाइड माइटोटिकली। ये माइटोसिस शो करेंगे। माइटोसिस हमें पता है कि इक्वल डिवीजन होता है, 2n से 2n ही बनेगा, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनेगा, और कई सारे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, टाइप ए एंड टाइप बी हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो माइटोसिस से इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने मियोसिस शो किया और दो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। ये एक से आपने दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हुए आपने देखा। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्योंकि ये आपकी मियोटिक डिवीजन से बनी है जो एक रिड्यूसिंग डिवीजन है, तो आपको ये हैप्लॉइड नजर आएंगे। अब तक ये सारे डिप्लॉइड्स थे, है ना, और ये हैप्लॉइड बनेगा। अब एक एक जो आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये एक एक जो आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, दे विल फर्दर अंडरगो मियोसिस टू। मियोसिस टू भी इक्वेशनल डिवीजन है, लेकिन ये बना ही हैप्लॉइड से था ना, तो ये भी हैप्लॉइड ही बनेगा। दीज आर स्पर्मेटिड, काफी मोटी मोटी सेल्स इस तरह से बनी है, और आपको बस एक एक्शियल फिलामेंट का पार्ट दिख रहा है। अब यही जो स्पर्मेटिड है, कुछ प्रोसेस इसमें होगा जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और इस प्रोसेस की वजह से हमें हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ मिलेंगी। तो क्या ऐसा चेंजेस आया स्पर्मेटिड्स में कि हमें ऐसा स्लेंडर और बहुत ही छोटा सा स्पर्मेटोजोआ मिला? ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, ठीक है। ओके, नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा तो हमने अभी देख लिया ऑलरेडी, है ना। कहाँ पे देखा? पिछले वाले डायग्राम में, कि कैसे आपके स्पर्मेटोगोनिया से सबसे पहले तो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे थे माइटोटिकली। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे पहले ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये स्टार्ट करता है डिवाइडिंग और ये माइटोसिस और ये सारी प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी। तो मेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी, क्योंकि जीएनआरएच की काफी सर्ज होती है, बॉडी में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काफी हाई है, ड्यू टू द सर्ज ऑफ जीएनआरएच ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किक स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले ये जो स्पर्मेटोगोनिया है दैट इज अ डिप्लॉयड सेल, 44 उसमें ऑटोजोम्स है और आपको एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम दिखेगा, राइट। तो अब ये माइटोसिस करके दो तरह की सेल्स बनाती है ना, वो बनाती जाएगी, डिवाइड करती जाएगी और दो तरह के सेल्स बनेंगे। ज्यादातर आपके टाइप ए बन रहे हैं। ये टाइप ए जो सेल्स है ये फर्दर माइटोटिक डिवीजन करके मोर टाइप ए सेल्स बनाते हैं, एंड कुछ टाइप बी सेल। तो ये टाइप ए सेल्स मोस्टली स्टेम सेल्स है। दिल कीप डिवाइडिंग और बाद में जब जब जरूरत पड़ेगी टाइप ए टाइप बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टाइप बी क्या है? कुछ भी नहीं, वही आपकी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो रखी है, बट ये इसका फेट है, इसका नसीब है कि इसको आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना है। तो टाइप बी जो आपके सेल्स बने हैं इनमें कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा।
साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है साइज में, क्योंकि नाउ इट इज रेडी फॉर मियोसिस। तो जैसे ही साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा तो ये छोटी सी जो टाइप बी आपकी सेल्स दिख रही थी स्पर्मेटोगोनिया, ये थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी अमाउंट में, साइज में बड़ी हो गई है, एंड दैट इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो बनी वो माइटोटिक डिवीजन से ही थी, लेकिन बीच में ये आपको साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ दिखा था। इसीलिए सबसे पहला जो हम लोग स्टेप देखते हैं ना आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में, नंबर फर्स्ट स्टेप इज द ग्रोथ फेज। ये है आपकी ग्रोथ फेज, ठीक है। ओके, ग्रोथ फेज और मल्टीप्लिकेशन भी ऑब्वियसली चल रही है। दिस इज द सेकंड, नॉट द फर्स्ट, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट आपकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज आपको दिख रही है। मल्टीप्लिकेशन में आप क्या देख रहे हो, कई ज्यादा नंबर में बहुत सारी आपकी टाइप ए एंड टाइप बी सेल्स बन रही है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर आपको दिखती है ये ग्रोथ फेज। जैसे ही ग्रोथ फेज खत्म हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, वो भी 2n ही है, 44 इंटू XY का ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम डिप्लॉयड है। अब ये अंडरगो करेगा जो तीसरा है, दैट इज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में ही हम मियोटिक डिवीजन हम देखते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहला जो मियोटिक डिवीजन हुआ है मियोसिस 1, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का हमें क्या मिला, एक रिडक्शन डिवीजन है, हमें 2 स्पर्मेटोसाइट मिले, ईच कैरिंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये आपका 22X एंड 22Y, ठीक है, राइट। अब ये ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, अब ईच ऑफ दीज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड करेगी और ये बनाएगी क्या, स्पर्मेटिड, अगेन मियोसिस 2 डिवीजन से। तो मियोसिस 2 ये दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हो रहा है, इट्स अ रिडक्शन डिवीजन। तो आपको क्या मिल गया है, स्पर्मेटिड, ये सारे के सारे आपके हैप्लॉइड है। ये 22X से जो बने हैं, है ना, वो दैट इज योर 22X एंड 22X, और 22Y से जो बने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड, दैट इज 22Y एंड 22Y हियर। लास्ट में जो प्रोसेस आप देखते हो दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में काफी सारी चेंजेस नजर आती है। सबसे पहले तो इतना बड़ा सा जो स्पर्मेटिड था उसमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्मिक डिमिनिशन होता है, मतलब साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा उसमें से डिमिनिश हो चुकी होती है। फिर ये जो आपको गोल सर्क्यूलर न्यूक्लियस दिखा था, ये न्यूक्लियस छोटा इलोंगेट होके इस तरह से बन जाता है। उसकी जो गोल्गी बॉडीज थी वो एक्यूमुलेट हो जाती है न्यूक्लियस के ऊपर, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते जिसको मैक्रोसोम बोलते हैं। उसकी जो स्कैटर्ड माइटोकॉन्ड्रिया थी पूरे स्पर्मेटिड में, यहाँ यहाँ साइटोप्लाज्म में फैली हुई थी, अब वो सारी स्पाइरली अरेंज हो गई है एक पर्टिकुलर रीजन में, एंड टेल इलोंगेट हो चुका है। तो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसी अब नए नवेले बने हुए सेल का शेप ले लिया है। तो ऐसी कई सारी चेंजेस आती है, सेल्यूलर चेंजेस आती है, उसी को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। जिससे हमें अब, क्योंकि स्पर्मेटिड कैन नॉट बी मोटा, इट्स वेरी थिक, बहुत हैवी है, वो इतनी जल्दी मोटिलिटी नहीं शो कर सकता है। इसीलिए मोटिलिटी के लिए एंड ऑल्सो ये एक्रोसोम अगर नहीं होगा तो वो एग लेयर्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये सारी चेंजेस जरूरी है, और इन सारी चेंजेस को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, दैट इज योर स्पर्मियोजेनेसिस। अब कुछ हॉर्मोन्स थे जो इनको रेगुलेट कर रहे थे इस पूरे के पूरे प्रोसेसेस को, है ना। और वो हार्मोन सबसे पहले तो हमने GnRH ऑलरेडी यहाँ पे देख ही लिया है ना। तो GnRH किसने बनाया, GnRH हम सबको पता है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हुई, और GnRH ने एक पॉजिटिव फीडबैक दिया किसको, पॉजिटिव स्टिम्यूली दिया है एंटीरियर पिट्यूटरी को, टू रिलीज FSH एंड LH। LH को हम लोग मेल्स में ICSH भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिम्युलेट करेगी। इंटरस्टिशियल सेल मतलब वही लेडिक सेल। लेडिक सेल्स याद रखिएगा यहां बाहर प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट है लेडिक सेल्स, इसीलिए इंटरस्टिशियल सेल्स बोल रहे हैं बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहां पे एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी इस तरह से होगा, तो इनके बाहर प्रेजेंट होता है ये लेडिक या इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये जो आपकी FSH है वो स्टिम्यूली प्रोवाइड करती है सर्टोली सेल को। आपने ऑलरेडी सर्टोली सेल यहाँ पे देखा है। सर्टोली सेल का काम क्या है, टू सिक्रीट सर्टेन हॉर्मोन्स, ये भी हॉर्मोन्स रिलीज करती है, कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती हैं। तो सबसे पहला है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम ABP बोलते हैं।
ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम है यही स्पर्मियोजेनेसिस करना, स्पर्मेटिड से स्पर्माटोजोआ बनाना। क्योंकि आपने देखा होगा इस पिछले वाले स्ट्रक्चर में कि किस तरह से ये स्पर्मेटिड बनने के बाद सारे के सारे आके चिपक जाते हैं यहाँ सर्टोली सेल के ऊपर। सर्टोली सेल हम जनरली क्या पढ़ते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ। तो ये नरिशमेंट दे के कर क्या रही है, ये चेंजेस ला रही है सेल्यूलर लेवल पे, ताकि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाए। तो इसीलिए ये काम एबीपी का है। और एबीपी का एक और इंपॉर्टेंट काम भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। चलो, ये जो एलएच है, ये आईसीएसएच है, ये लेडिक सेल्स को जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट है उनसे सिक्रीट करवाता है एंड्रोजन। एक तरह का जो एंड्रोजन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो है टेस्टोस्टेरोन, काफी हाई अमाउंट में। ये जो टेस्टोस्टेरोन बनता है ना, ये काफी डाइल्यूट में बनता है। ये डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन इज नॉट केपेबल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस डायरेक्टली। तो एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इनका नाम है, ठीक है, इसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो एंड्रोजन बना है ना टेस्टोस्टेरोन, इसको कॉन्सेंट्रेट करता है, इट कॉन्सेंट्रेट्स द टेस्टोस्टेरोन, एबीपी, जिस वजह से नाउ ये कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी सर्टोली सेल जो है वो इनहिबिन भी रिलीज करती है। इनहिबिन एफएसएच को इनहिबिट कर रही है, नेगेटिव फीडबैक भेज रही है। ऐसा इसीलिए ताकि एक कंट्रोल्ड वे में ही स्पर्मेटोजेनेसिस हो, एक कंट्रोल्ड वे में ही प्रॉपरली डिवीजन हो एंड स्पर्म्स बन सके। एंड इट keeps on happening till the time the male person dies. Decline हो सकता है spermatozoa production में, but it never ceases, कभी बंद नहीं होता है, कभी स्टॉप नहीं होता है। फाइन, तो हमने हार्मोनल रेगुलेशन देखा। एक बात, थोड़ा सा स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से स्पर्मेटिड का वो बड़ा सा साइटोप्लाज्म बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, राइट। और एक आपकी इलोंगेटेड न्यूक्लियस आपको नजर आएगी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही है। कौन सा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, हैप्लॉइड, या तो ये एक्स क्रोमोसोम प्लस 22 कैरी करेगा या वाई क्रोमोसोम प्लस 22 कैरी करता है। तो the sex of the child or the fetus is always determined by the father's chromosome. फादर्स के स्पर्मेटोजोआ डिटरमाइन कर रही है, फादर का माइंड नहीं डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। वी ऑलवेज ब्लेम द फीमेल ना, राइट। तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज फीमेल के पास आपको दोनों ही एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम दिखेगा, लेकिन मेल्स के पास एक्स एंड वाई है। दैट डजंट मीन कि मेल अपने मन से या दिमाग से इसको विल पावर से कर रहा है रेगुलेट, नो, इट डिपेंड्स ऑन द स्पर्मेटोजोआ ऑफ द फादर जो कैरी कर रहा है उस जीन को। सो ऑफ कोर्स वी शुड नॉट ब्लेम द फीमेल, बट वी ऑल्सो शुड नॉट, इफ the father is good, we should not also blame कि तुमने किया है and all. Yes, technically the father only did it because of the spermatozoa that he was carrying, but आप mentally वो नहीं कर रहे थे। Anyway, तो न्यूक्लियस कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ठीक न्यूक्लियस के ऊपर ही आपको नजर आएगा इस तरह से मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। ये एक्रोसोम कुछ ग्रुप ऑफ स्पर्मालाइसिन रिलीज करता है। स्पर्मालाइसिन्स क्या है? ये वो एंजाइम्स है जो ओवम के आसपास जितने भी लेयर्स है उनको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। मतलब आपके जो ओवम है उसके आसपास ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर है, उसके आसपास कोरोना रेडिएटा वाले सेल्स है, उसके आसपास जोना पेल्यूसिडा है। इन सारे लेयर्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है ये स्पर्मालाइसिन। एंड स्पर्मालाइसिन्स में कुछ है आपकी ये हाइलुरोनिडेज जो आपकी ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ द ओवम को पेनिट्रेट करेगी, फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कोरोना रेडिएटा लेयर्स को पेनिट्रेट करेगी, एंड लास्ट में जोना लाइसिन जिसको हम एक्रोसिन भी बोलते हैं वो जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करते हुए जाएगी। फाइन, अब इसके ठीक नीचे आ जाता है छोटा सा एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल इनके नेक रीजन में प्रेजेंट है स्पर्मेटोजोआ के, और हेड में तो हमने न्यूक्लियस और ये एक्रोसोम ऑलरेडी देख लिया है, राइट। तो नेक रीजन काफी छोटा सा एक रीजन आपको यहाँ नजर आएगा जिसमें प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम है जो जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट हमें मिलता है डिप्लॉयड, जब वो फास्ट डिवाइड करेगी और 2 सेल बनाएगी और 2 से फिर 4 फिर
8 फिर 16 बनता जाएगा, लेकिन ये पहला जो डिवीजन था, पहला जो क्लीवेज था, उसमें वो सेंट्रोसोम का या माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट में हेल्प करता है। इसीलिए हम बोलते हैं इट हेल्प्स इन द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ द जाइगोट। कौन? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। लेकिन जब भी हम डिस्टल सेंट्रियोल की बात करेंगे, डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? ये एक्सियल फिलामेंट को बनाने में हेल्प करता है, मतलब लास्ट में टेल फाइबर बनाने में ये हेल्प कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है मिडिल पीस, और मिडिल पीस में आपको मोस्टली आपको क्या दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया से स्पाइरली अरेंज्ड हो गई है अराउंड द एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। और इसको हम लोग नेबेनकर्न भी बोलते हैं। नेबेनकर्न इज द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इन द मिडिल पीस। एंड माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है, सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। जो मूव कर रही है स्पर्म, उसको एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी चाहिए होगी, वो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट में आता है टेल, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और ये जो टेल है दैट इज द एक्सियल फिलामेंट 9+2 अरेंजमेंट के माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, दैट हेल्प्स इन मूवमेंट और मोटिलिटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। फाइन, ये था आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपको अ पेयर ऑफ ओवरीज नजर आएगा, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, क्योंकि ये ओवम रिलीज कर रहा है, ओवम बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। ओविडक्ट्स, यूटरस, सर्विक्स एंड वजाइना भी आपको दिखेगा, जो उनके एक्सरी डक्ट्स में आ जाते हैं। द ओविडक्ट्स, द यूटरस, द वजाइना एंड सर्विक्स भी यूटरस का ही पार्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया, जो कि काफी ज्यादा आपके नाम है और कुछ पार्ट्स एक्सटर्नल जेनिटालिया का जो हम पढ़ने वाले हैं। एक्सटर्नल जेनिटालिया में बेटा आ जाता है मॉन्स प्यूबिस, एक फैटी कुशन लाइक टिश्यू प्रेजेंट है ना। और वो जो फैटी कुशन लाइक टिश्यू है, उसमें आपको हेयर फॉलिकल्स, दैट मींस प्यूबिक हेयर भी नजर आते हैं। उसके ठीक नीचे आपको दो थिक लिप लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगी, फोल्डी टिश्यू से बनी हुई है, काफी थिक, एंड दैट इज लैबिया मेजोरा। उसके अंदर लैबिया मेजोरा के अंदर फाइन एक फोल्ड ऑफ टिश्यू दिखेगा लिप लाइक, दैट इज लैबिया माइनोरा। और लैबिया माइनोरा के अंदर ही प्रेजेंट होता है द वजाइनल ओपनिंग एंड द यूरेथ्रल ओपनिंग, क्योंकि दो अलग अलग पाथवे है यू एक्सक्रीटरी डक्ट को पास आउट करने के लिए और जेनाइटल डक्ट के लिए। ये क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है आपके ठीक लैबिया माइनोरा के ऊपर, एक इरेक्टाइल टिश्यू से बनी हुई ये क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस एक्चुअली होमोलोगस टू द पीनस ऑफ द मेल्स। पीनस ऑफ द मेल जो जिस इरेक्टाइल टिश्यू से बनी थी, उसी टिश्यू से बनी होती है क्लाइटोरिस, ठीक है। एंड फाइनली द हाइमेन, हाइमेन जो है वो वजाइनल ओपनिंग में एक पार्शियल कनेक्टिव टिश्यू और कुछ फाइब्रस टिश्यू का एक पतला सा लेयर है। इट्स अ वेरी थिन टिश्यू और फोल्ड, और एट इज पार्शियली कवरिंग, पार्शियली मतलब ये अगर वजाइनल ओपनिंग है, इस तरह से पार्शियली कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द हाइमेन, एंड द हाइमेन मे ब्रेक ड्यू टू सडन फॉल, हॉर्स राइडिंग, अचानक से धक्का खा के गिर गए, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इस वजह से भी वो टूट सकता है। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्वियसली टैम्पोन्स यूज करने की वजह से भी वो ब्रेक हो सकता है, रप्चर हो सकती है। सो यूजुअली एब्सेंस ऑफ द हाइमेन डज नॉट डिटरमाइन द वर्जिनिटी ऑफ द गर्ल, ठीक है। फाइन, नाउ अगर हम बात करें एक्सरी ग्लैंड्स की, तो कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन द फीमेल में, जैसे कि बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करेगी। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? वजाइनल ओपनिंग के ठीक दोनों साइड पे। अगेन वहाँ पे वो अल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज करेगी। ये अल्कलाइन सिक्रीशन अगेन यूरिथ्रा का ओपनिंग जो है वो यूरिथ्रल ओरिफिस है ठीक वजाइना के ऊपर, तो थोड़ी एसिडिक स्ट्रेसेस रह जाती है। उस एसिडिक स्ट्रेसेस को हटाने के लिए ही ये आपकी म्यूकस प्रोडक्शन होता है बार्थोलिन ग्लैंड से। एक पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये भी म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें पूरे स्ट्रक्चर की, ये जो आपकी एक्सरी डक्ट्स थी, ग्लैंड्स थी, ये कहाँ प्रेजेंट थी, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे दी फैलोपियन ट्यूब, जो ठीक ओवरी के आस पास ही आपको फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट नजर आएगा। ओवरी बाय द वे इज अटैच्ड टू दी यूटेराइन लाइनिंग, यूटेराइन वॉल एंड द फैलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, है ना। ब्रॉड लिगामेंट, इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू के लिगामेंट से आपको नजर आएंगे। ये ovary attached है, so it's actually not hanging, it's suspended and it is attached by a broad ligament.
फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है दैट इज द इनफंडिब्यूलम। ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये फनल शेप इनफंडिब्यूलम के एंड में आपको फिंगर लाइक प्रोसेसेस नजर आएंगी जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। ये फिम्ब्री में छोटे छोटे ऐसे ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, ये छोटी छोटी ओपनिंग्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया, और जिसके थ्रू जब भी ओवरी से ओव्यूलेशन होगा तो ये ओवम आके यहाँ पे एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद इनफंडिब्यूलम से जाते हुए ये ओवम एम्प्यूला में जाके वेट करेगा, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। एम्प्यूला में वेट करेगा फॉर अ स्पर्मेटोजोआ, क्योंकि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। एम्प्यूला इज द डायलेटेड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे इसे दो दो गैमीट्स को एकोमोडेट करना होता है। एक तो इसका खुद का ओवम वेट कर ही रहा है, यहाँ से स्पर्म भी एंटर करके जब आएगा तो दो दो उसको गैमीट्स को जगह देनी पड़ती है, इसीलिए दैट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर एकोमोडेशन के लिए। और यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन नजर आएगा। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद अब जो जाइगोट है वो धीरे धीरे डिवाइड भी करेगा और मूव करता रहेगा और आएगा इस्थेमस पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में। आई एम सो सॉरी, फैलोपियन ट्यूब में जो I'm really sorry. Okay. Now, isthmus जो है, isthmus is connecting the fallopian tube to the uterus. ठीक है, ये पूरा आपको यूटरस यहाँ पे नजर आ रहा होगा। Now, यूटरस के भी कई सारे लेयर्स प्रेजेंट है। जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द पेरीमेट्रियम, है ना। उसके बाद आता है दी, और बाय द वे पेरीमेट्रियम कनेक्टिव टिश्यू से भी बना हुआ होता है। फिर आपको मायोमेट्रियम नजर आएगा, ये पूरा मायोमेट्रियम वाला एरिया है, दैट इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द यूटरस एज ऑफ नाउ। और वो आपकी मसल, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। हमें पता है कि स्मूथ मसल्स आपके बॉडी में हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ भी आपको स्मूथ मसल नजर आएगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ हॉलो ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एंडोमेट्रियम। ये है एंडोमेट्रियम, एंड एंडोमेट्रियम क्या है? ये यूजुअली ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है। ये कुछ सिक्रीट भी करती है और ये जल्दी हाइपरप्लेसिया, मतलब इसकी रैपिड माइटोटिक डिवीजन भी होती है एवरी साइकिल में, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ताकि ये रेडी करती है अपने आप को फॉर इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन होना है, तो ये अपने आप को थिक करेगी टू होल्ड अ फीटस, टू होल्ड एन एम्ब्रियो एंड कैरी फॉरवर्ड अ प्रेगनेंसी। नहीं होता है अगर प्रेगनेंसी, तो यही जो थिक यूट्राइन वॉल है वही शेड होके गिरती रहती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द पीरियड्स और मेंसेस जिसको हम बोलते हैं। फाइन, ये जो यूट्रस है ये कनेक्ट करता है वजाइना से वाया दिस सर्विक्स, नैरो सर्विक्स। ठीक है, सो दिस इज दी सर्विक्स, वो यूट्रस का ही पार्ट है। एंड ये बीच में जो कैविटी आपको नजर आ रही है दैट इज दी सर्वाइकल कनाल। ये सर्वाइकल कनाल के थ्रू ही आपकी वजाइना से कनेक्ट हो रही है कौन? यूट्रस। यूट्रस कनेक्ट हो रही है वाया सर्विक्स टू द वजाइना। सर्वाइकल कनाल, ये जो बीच का आपको पार्ट दिख रहा है खाली जगह, एंड द वजाइना, दोनों मिलके बनाती है बर्थ कनाल, क्योंकि यही से बेबी का एक्सपल्शन या फीटस का एक्सपल्शन होता है। नाउ, ये था आपके पूरे के पूरे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब हम मैमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हालांकि मैमल्स में मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, लेकिन इट इज फंक्शनल इन दी फीमेल। ऑल फीमेल मैमल्स में आपको एक पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड या एक से ज्यादा पेयर भी दिखता है आपके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डॉग्स या कैट्स को देखा, उनमें एक से ज्यादा पेयर भी प्रेजेंट है, राइट। बट हम क्योंकि ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, वन पेयर प्रेजेंट इन द थोरासिक रीजन, राइट, एंड इट इज अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इन ऑल फीमेल मैमल्स। ठीक है, तो अगर हमने स्ट्रक्चर देखा मैमरी ग्लैंड का, तो यहां आपको नजर आएगा द डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड स्टार्ट्स डेवलपिंग या एनलार्जमेंट प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट के वजह से। मेजरली प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स इन द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड इट फर्दर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अगर हमने मैमरी ग्लैंड की बात की, इट इज लोकेटेड जस्ट अबव द चेस्ट एरिया, जो हमारे चेस्ट में रिब बोन्स है उसके ठीक ऊपर, और पेक्टोरालिस मेजोरा मसल के ऊपर आपको नजर आएगा। दीज आर द रिब्स। आई शोड दिस स्ट्रक्चर, ये मैंने रिब्स का स्ट्रक्चर इसीलिए दिखाया ताकि हमें लोकेशन समझ में आए। यहाँ पे आपको पेक्टोरालिस मेजोरा मसल वगैरह भी दिख जाती है जो आपकी चेस्ट मसल होती है, और आपको जो बीच में ये मसल्स दिख रही है ना दोनों रिब्स के, वो इंटरकोस्टल मसल है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना।
हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा था। नाउ इनसाइड आपको नजर आएगा कि कुछ इस तरह से आपकी सेल्स प्रेजेंट है, छोटी 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 इस तरह से एल्वियोलर सेल्स प्रेजेंट है जो एल्वियोलाई बना रही है। ये एक सैक, ये दूसरा सैक, ये तीसरा सैक, ऐसे कई सारे आपको एल्वियोलाई नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये एल्वियोलाई के अंदर जो एल्वियोलर सेल्स है वही मिल्क प्रोड्यूस करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब यहाँ मिल्क बन गया, नाउ द मिल्क विल बी प्रेजेंट इन द कैविटी, ये जो बीच में आपको ल्यूमेन नजर आ रही है, कैविटी नजर आ रही है एल्वियोलाई की, वहां प्रेजेंट होगी। सी द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट्स मिल्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई एंड इजेक्टेड आउट थ्रू सेवरल डक्ट्स। कौन से सेवरल डक्ट्स, चलो इसके बारे में बात करेंगे, बट ये मिल्क की जो इजेक्शन है ये आफ्टर पार्चुरेशन ही पॉसिबल होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। बनाया था प्रोलैक्टिन ने, वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जब पार्चुरेशन हो चुका होता है तब ऑक्सीटोसिन के वजह से इजेक्शन ऑफ द मिल्क पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये जो ल्यूमेन में मिल्क प्रेजेंट था, ये मिल्क निकलेगा, ये छोटे छोटे डक्ट जो एक एक एल्वियोलाई से निकल रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूजुअली दी मैमरी टिब्यूल्स। ये है आपकी मैमरी टिब्यूल्स, कई सारे मैमरी टिब्यूल्स ने मिलके बनाया मैमरी डक्ट। ठीक है, तो एल्वियोलाई से आया कहां पे, मैमरी टिब्यूल्स से आया मैमरी डक्ट में। मैमरी डक्ट से जाके ये मिल्क थोड़ी देर के लिए यहां पे स्टोर रहती है, दैट इज दी मैमरी एम्प्यूला। और जब बच्चा सक करेगा, व्हेन द बेबी सक्लिंग, एट दैट टाइम इस मैमरी एम्प्यूला से निकलते हुए मिल्क बाहर की तरफ इजेक्ट आउट होगी वाया दी निपल्स, या हम उसको टीट्स भी बोलते हैं, राइट। सो दीज आर द निप्यूलर ओपनिंग, यहाँ पे आपको जो ओपनिंग नजर आ रही है, दीज आर दी निप्यूलर एरिया, निप्यूलर ओपनिंग्स टू आउटसाइड। फाइन, तो हमने ये पूरा पाथवे ऑफ मिल्क इजेक्शन देख लिया, जिसमें एल्वियोलाई से मैमरी टिब्यूल, वहां से मैमरी डक्ट, फिर मैमरी एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, एंड फाइनली निपल्स के थ्रू आउटसाइड। जहां पे निपल्स प्रेजेंट है उसके आसपास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको नजर आएगा ऑफ अ डार्क स्किन। ये जो डार्क एरिया है दैट इज द एरियोला। इस डार्क एरिया में कई ज्यादा अमाउंट में मेलानोसाइट्स प्रेजेंट है, एंड प्रेगनेंसी के दौरान ये पिगमेंटेशन भी थोड़ी इंक्रीज कर देती है, राइट। द एरियोला बिकम्स मोर डार्कर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेलानिन हॉर्मोन्स। ठीक है, फाइन। अब ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है कुछ आपके एडिपोज टिश्यूज भी, ये फैट टिश्यूज भी प्रेजेंट होता है। द मोर द अमाउंट ऑफ फैट टिश्यूज, मोर विल बी द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। जितनी ज्यादा फैट टिश्यूज या एडिपोज टिश्यूज है उतना ज्यादा ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज होता है। और ऐसे भी एनलार्जमेंट पॉसिबल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिकॉज ये जो एल्वियोलर सेल्स है ये आपके डिफरेंशिएट एंड प्रोलिफरेट करते, नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं ये एल्वियोलाई के अंदर जितने भी सेल्स है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करना होता है उस टाइम पे, राइट। एंड ये आपकी बहुत सारी एल्वियोलाई मिला के बनाती है एक एक मेमोरी लोब। एक एक मेमोरी लोब में आपको कई एल्वियोलाई नजर आएगी, और ऐसे कितने मेमोरी लोब्स है, 15 से 20 इन ईच मेमोरी ग्लैंड। एक एक ब्रेस्ट में 15 से 20 आपको मेमोरी लोब्स इस तरह से नजर आएंगे। मेमोरी लोब्स के अंदर ये एल्वियोलाई और मेमोरी टिब्यूल्स आपको नजर आती है, मेमोरी टिब्यूल्स भी और एल्वियोलाई भी। ठीक है, तो ये दिस वाज अबाउट द पाथवे ऑफ मिल्क एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब हम बात करेंगे oogenesis की, जो कि गैमीटोजेनेसिस है फीमेल्स में, जिसमें हम लोग हर मंथ एक ओवम का प्रोडक्शन देखते हैं और उनका ओव्यूलेशन या रिलीज भी देखते हैं। तो मैंने एक ही ओवरी के अंदर ही इनके सारे फेजेस शो किए हैं, है ना। जितने भी आपके ये प्रॉपर प्रोसेसेस चल रही है, बिफोर बर्थ oogenesis स्टार्ट होता है, हम सबको पता है बिफोर बर्थ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली द oogenesis प्रोसेस स्टार्ट्स। ठीक है, तो ये जो आपकी बिफोर बर्थ oogenesis प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि ओवरी में कुछ oogonia प्रेजेंट है, दैट इज द मदर एग सेल। ये हर एक सेल डिप्लॉयड है और ये माइटोटिक डिवीजन करेंगी, मतलब कई सारे आपके और oogonia बनाएगी, प्लस उसमें से एक oogonia क्या करेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। याद है साइटोप्लाज्मिक फेज, तो यहां भी आपने मल्टीप्लिकेशन देखा, मल्टीप्लिकेशन माइटोसिस से हो रहा है, और ग्रोथ फेज भी आपने देखा। ग्रोथ शो करके ये प्राइमरी oocyte बनाएगी, इंक्रीज हो गई साइटोप्लाज्म में।
ठीक है, ऐसे आपके कई सारे ऊगोनिया ऐसे ग्रोथ हो के ग्रो हो के प्राइमरी oocyte बनाएगी, और ये प्राइमरी oocyte ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा जब तक कि बर्थ होने के बाद प्यूबर्टी नहीं आ जाती है। ये जो आपकी प्राइमरी oocyte थी, इट विल स्टार्ट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये देखो मैंने डॉटेड लाइन से इसीलिए शो किया है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। इट हैज स्टार्टेड शोइंग मियोसिस बट इट गेट अरेस्टेड एट द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। मियोसिस 1 इक्वेशनल डिवीजन है, उसकी जो प्रोफेज 1 में जो डिप्लोटीन स्टेज चल रही है वहां पे वो अरेस्ट हो गई है, और ये कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है। ये कंप्लीट होगी बाद में, हम देखेंगे कैसे हो रहा है। बाय द वे ये प्राइमरी oocyte भी आपकी 2n ही है, क्योंकि अभी तक इसने कंप्लीट नहीं किया है ना। ये 2n बनी कहां से थी? ये माइटोटिक डिवीजन से बनी थी। माइटोसिस भी हुआ था हर एक ऊगोनिया का, प्लस ये आपकी डिवाइड होने के आपकी मल्टीप्लाई होने के बाद ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी हमने इसमें देखा था। अब देखो इस प्राइमरी oocyte के अराउंड आपको इस तरह से क्या दिखेंगे, कुछ आपके ओवरियन फॉलिक्यूलर सेल्स ने इसको कवर कर लिया है। सो दिस हैज बिकम अ प्राइमरी फॉलिकल नाउ। ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल बन गई है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। ऐसे ही प्राइमरी फॉलिकल सोचो लाखों में 10 लाख से ज्यादा ऐसी ऊगोनिया प्राइमरी oocyte बनी थी और उसके अराउंड ये प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे, मतलब 10 लाख से ज्यादा थी। लेकिन वो बर्थ तक ही वो बहुत सारी डीजेनरेट हो जाती है। सो एट प्यूबर्टी और बर्थ के बाद फिर 12 साल 11 साल या 13 साल जब भी प्यूबर्टी हो रही है तब तक वो स्टैग्नेंट है वो फेज। तो उस टाइम तक सिर्फ 60,000 to 80,000 ही ऐसे प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं, तो मेजर अमाउंट में वो डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। सो 60 to 80,000 रिमेन्स एट द प्यूबर्टी, ये प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल कोई एक सेल नहीं है, कई सारे सेल्स है, ओवरियन सेल्स, जिसने कवर किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है एक सिंगल सेल को, जिसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte। अब ये प्यूबर्टी तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा, मतलब 11 साल 12 साल एंड सो ऑन। अब 12 साल में सपोज किसी को प्यूबर्टी हुई है, किसी फीमेल को, तो फर्स्ट मंथ में इन 60 to 80,000 में से सिर्फ एक ही अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर पाएगा, और वो भी कंप्लीट धीरे धीरे कर रहा है। कैसे? सबसे पहले तो यही प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड थी, इसके अराउंड आपको एक लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसिस सेल्स दिखा था और बहुत सारे लेयर्स बन गए, तो ये बन गई एक सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ये इसीलिए वेट कर रही थी क्योंकि FSH नहीं था। तो प्यूबर्टी के बाद GnRH का सर्ज हुआ तो उससे FSH रिलीज हुआ, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है वो करता है आपकी फॉलिक्यूलर ग्रोथ। अब उस दौरान हम ये भी देखेंगे कि मियोसिस 1 भी कंप्लीट हो चुकी है, ये प्रोफेज 1 खत्म हो चुका है, नेक्स्ट फेजेस मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सारे फेजेस आ चुके हैं, और हमें एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte मिलता है और एक छोटा सा पोलर बॉडी मिलती है, फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि मियोसिस 1 जो था वो आपकी क्या थी, वो रिडक्शन डिवीजन थी, तो आपको 2 हैप्लॉइड सेल्स मिले। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया, डिफरेंस नोटिस किया कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इक्वल सेल्स हमें मिल रहे थे, इक्वल साइज के 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल रहे थे। यहाँ इक्वल साइज नहीं है, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte है और एक छोटा सा जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ही कम है वैसा पोलर बॉडी मिल रही है। तो ये पोलर बॉडी यूजुअली तो डीजेनरेट हो जाती क्योंकि इसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म है ही नहीं, इट कैन नॉट सर्वाइव। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि ये जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डीजेनरेट हो चुकी है, साइटोप्लाज्म नहीं है, कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड ये सेकेंडरी oocyte के आसपास भी ये फॉलिक्यूलर सेल्स अभी भी ग्रो हुए जा रहे हैं, और सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। तो ये फॉलिक्यूलर ग्रोथ चले जा रहा है क्योंकि FSH आए जा रही है ना। तो ये अब एक ऐसा हुआ है, हर मंथ ऐसे 60 से 80,000 में एक एक करके कंप्लीट करेगा, और ऐसा नेक्स्ट आपके जब तक वो फीमेल 50 to 55 इयर्स तक नहीं पहुंच जाती है तब तक। अब आप सोचो अगर 12 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है और 55 साल में खत्म हो रहा है, मुश्किल से 500 600, चलो अगर हम देख ले सब 700 से ज्यादा तो नहीं होगा, मैच्योरेशन ज्यादा तो नहीं होगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा मियोसिस 1। तो इन 80,000 में से भी सोचो कितने और भी डिजेनरेट हो गए, यूजलेस,
क्योंकि एक मंथ में एक ही ओवम हो जाता रिलीज हो सकती है, तो वो एक ओवम इसी प्राइमरी oocyte से ही फर्दर डेवलप करेगी ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटोजोआ बना रही थी, यहाँ एक प्राइमरी oocyte एक ही ओवम बनाएगी। तो ये सेकेंडरी oocyte अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर है, अभी तक ये ओवरी के अंदर ही प्रोसेस चल रहा है। एफएसएच अभी भी ग्रो किए जा रहा है, इसने और भी सेल्स इस तरह से उसमें फॉलिकुलर सेल्स की डेवलपमेंट कराई है। और साथ साथ ये सेकेंडरी oocyte जो है इसने मियोसिस 2 स्टार्ट कर दिया था। फॉलिकुलर सेल्स तो आसपास ग्रो हो ही रहे थे, इसने अपना भी स्टार्ट कर दिया था मियोसिस 2। और ये सेकेंडरी oocyte के आसपास आपको इस तरह से एक ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन भी बनता हुआ दिखता है, जिसे हम जोना पेल्यूसिटा बोलते हैं। तो जोना पेल्यूसिटा भी आपको नजर आएगा सेकेंडरी oocyte के आसपास। टर्शरी फॉलिकल में ही वो चीज नजर आ गया है आपको ऑलरेडी, है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल फिर बनता है आपकी, जिसमें एक सेकेंडरी oocyte है, जोना पेल्यूसिटा है, बट दिस सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट दी मेटाफेज 2। ये अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाई है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन दिखाया है यहाँ पे। और इसी स्टेज में ये क्या होता है, ओव्यूलेट आउट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी LH। अब तक तो FSH फॉलिकल्स का ग्रो करा रही थी, है ना। मियोसिस 1 मियोसिस 2 भी चल रहा था यहाँ पे। मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया, मियोसिस 2 जस्ट स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड येट। उसके लिए उसे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल है ये काफ़ी ये मैच्योर फॉलिकल है। आपको टर्शरी फॉलिकल में भी ये एक स्पेस फिल्ड स्पेस दिखा था, है ना, इसे एंड्रम बोलते थे। और आपको ग्राफियन फॉलिकल में भी एक इस तरह से फ्लूइड फिल्ड स्पेस दिखेगा जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। दोनों में एंट्रम इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ टर्शरी एज वेल एज ग्राफियन फॉलिकल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अब ये रप्चर होगा इस ग्राफियन फॉलिकल का, क्योंकि अचानक से LH का सर्च आया है। क्यों आया है अचानक से LH, हम वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। देखो, ये जो आपकी ग्रैन्युलोसा या फॉलिकुलर सेल्स है ना, ये ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। वो हाई ईस्ट्रोजन ही LH को रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से। आगे पढ़ेंगे। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को हम कॉर्पस हीमोराजिकम बोलते हैं, क्योंकि हिमरेज टूट चुकी है और रप्चर की वजह से ओव्यूलेशन भी हो चुका है। तो रप्चर भी LH की वजह से, ओव्यूलेशन भी उस वजह से हो रही है। तो ओव्यूलेशन के दौरान जिस स्टेज में आपकी oocyte बाहर निकली है, ओवम बाहर निकली है ओवरी से, दैट इज एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। सेकेंडरी oocyte स्टेज में निकली है एंड अरेस्टेड है मेटाफेज 2 में, कंप्लीट नहीं किया है ये। अब ये जब निकल गई, ये वेट कर रही है फर्टिलाइजेशन का। तो हर टाइम तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम ओवा की जो फेट है, नसीब है कि वो मियोसिस नहीं कंप्लीट कर पाती है मैक्सिमम टाइम। अगर स्पर्मेटोजोआ आता है, अगर स्पर्म आता है, इट ब्रिंग्स द एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। मेटाफेज में रुक गई थी ना, एनाफेज प्रोमोट करने के लिए स्पर्मेटोजोआ आता है, और जब स्पर्मेटोजोआ जाके इसे फर्टिलाइज करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि उसने एनाफेज लाया था। मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो सेकेंडरी oocyte फिर से 2 सेल बनाएगा अनइक्वल डिवीजन करके। एक लार्ज सा ओवम यहाँ आपको दिख रहा है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी अगेन अनइक्वल डिवीजन था, साइटोप्लाज्म कम था, वो तो डीजेनरेट तो हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें जाके स्पर्मेटोजोआ का जो न्यूक्लियस उसके अंदर जाएगा एंड दैट विल बिकम एन ऊटेड वो स्टेज है जिसमें आपको फीमेल एंड मेल दोनों प्रो न्यूक्लियाई नजर आते हैं। बाद में इन्हीं दो प्रो न्यूक्लियाई, दोनों हैप्लॉइड थे, इनकी एम्फीमिक्सिस होगी। एम्फीमिक्सिस मतलब द फ्यूजन ऑफ द nuclei, both the pronuclei, male and female, and it will form now a zygote, a diploid zygote. ये आपका तभी पॉसिबल है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, वरना इसी स्टेज में ये सेकेंडरी oocyte जो ओव्यूलेट आउट हुई थी इसी फॉर्म में वो बॉडी से बाहर भी चली जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, जब पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। राइट, ओके। अब हार्मोनल रेगुलेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगेन यहाँ पे भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन से ही किक स्टार्ट हुआ है, GnRH, और ये बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो चुकी होती है। तो GnRH एक पॉजिटिव स्टिम्यूली देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज FSH।
FSH क्या करेगा, नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा ग्रो करने के लिए, फॉलिकुलर ग्रोथ। तो आपने तभी देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ग्राफियन बन रहा था। एंड ऑल्सो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करने को बोलेगा। जैसे जैसे फॉलिकुलर सेल्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगी। ये ईस्ट्रोजन जाके एक पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम अब LH रिलीज करो, तुम अब LH रिलीज करो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी तब जाके ये LH रिलीज करती है, ये पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द ईस्ट्रोजन के वजह से। ठीक है, तो अब ये LH का क्या काम है, LH का काम है कि वो अब जाके इनके ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा, इसलिए मैंने रप्चर ग्राफियन फॉलिकल GF यहाँ पे, एंड और उस वजह से ओव्यूलेशन भी पॉसिबल होगा। एंड ग्राफियन फॉलिकल जो टूट गया था, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल बिकम्स द कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ आपने ओवरी में भी देखा होगा कि कॉर्पस हिमोराजिकम बाद में आपकी कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है। ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना, और अगर ये फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड। अगर नो प्रेगनेंसी, अगर नहीं हुई प्रेगनेंसी, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, स्कार लाइक स्ट्रक्चर, वाइट बॉडी, तो ऐसे कई सारे स्कार लाइक टिश्यू प्रेजेंट है ओवरी में, एंड इट इज शो केसिंग ईच एंड एवरी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फेल्ड प्रेगनेंसीज। ठीक है, नाउ तो ये आपकी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी कॉर्पस ल्यूटियम, ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करती है, बट मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन सेंड अ नेगेटिव फीडबैक टू द GnRH और इसको ये रोकता है। इसी वजह से ही वो कॉर्पस ल्यूटियम फिर कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा अमाउंट में हो गया, दैट विल स्टॉप द एंटायर ओव्यूलेशन प्रोसेस, दैट्स व्हाई मेंस्ट्रुअल फेज आता है, इसीलिए ब्लीडिंग आती है। अगर प्रेगनेंसी हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा ही नहीं, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होए जा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज किए जा रही है प्रोजेस्टेरॉन, नोबडी इज देयर टू स्टॉप द साइकिल देयर एनीमोर। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम को, एंड प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स दी प्रेगनेंसी। कुछ डिफरेंसेस आपने अभी देखा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बीच में। सबसे पहला आपने ये देखा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस था वो प्यूबर्टी में किक स्टार्ट हो रहा था ड्यू टू द सर्ज ऑफ GnRH, लेकिन oogenesis फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो गया था जब वो फीटस, फीमेल फीटस थी। आपने देखा कि मियोटिक डिवीजन जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में चल रहा था, उस वजह से एक इक्वल डिवीजन हो रही थी और इक्वल डॉटर सेल्स बन रहे थे, मतलब दो इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन आपकी oogenesis में मियोटिक डिवीजन रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अनइक्वल डॉटर सेल्स। एक आपको लार्ज सेकेंडरी oocyte दिखता है विथ मोर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और आपको एक छोटा सा पोलर बॉडी दिखता है विथ वेरी लेस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और ये सेकेंडरी oocyte ही है जो बाद में जाके ओवम बनाती है ना। और आपकी जो पोलर बॉडी है मोस्टली वो डीजेनरेट हो जाता है क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट काफी कम है। ओके, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स 4 स्पर्मेटोजोआ, आपने ये भी देखा, लेकिन आपकी एक प्राइमरी स्पर्म oocyte से आपको एक ही ओवम डेवलप होते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो अनइक्वल डिवीजन हुई थी वो जो आपकी छोटी वाली डॉटर सेल्स थी वो तो डीजेनरेट हो गई, वो तो कभी गैमीट्स बनी ही नहीं फ्यूचर में, राइट। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्यों प्रोजेस्टेरॉन ने इनहिबिट किया था, जो मैंने बोला ना नेगेटिव फीडबैक भेज रहा था इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है इनटू डिफरेंट स्टेजेस, सब क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ काम कर रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहले हम देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीजें किक स्टार्ट पिट्यूटरी ने ही की थी, है ना। ऑफकोर्स हाइपोथैलेमस से उसको मिला था सिग्नल, इस वजह से। तो हम सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात करेंगे, FSH एंड LH। यहाँ मैंने 2 कलर यूज किया हुआ है, अगर आप देखो तो, ठीक है। तो ये 2 कलर्स क्या शो कर रही है वो हम देखेंगे यहाँ पे। और ये हार्मोन्स की टारगेट ऑर्गन कौन सी है? पिट्यूटरी का टारगेट ऑर्गन है ओवरी, है ना। तो ओवरियन फॉलिकल्स पे ये यूजुअली काम करती है, एंड ओवरी फिर कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा उसके रिस्पॉन्स में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरियन का ग्रोथ करा रही है, प्लस कुछ हार्मोन्स भी रिलीज कराती है उन फॉलिकल से। तो FSH ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की भी हम बात कर लेंगे। तो मैंने 2 और कलर यहाँ पे यूज किया है, इस कलर से ही हम समझेंगे। एंड ओवरियन हार्मोन्स का टारगेट ऑर्गन कौन है? वो यूट्रस है। तो यूट्रस पे उसका क्या इफेक्ट है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी मेंस्ट्रुअल फेज चल रही थी, देखो 4 फेज होता है। एक सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, जो 3 से 5 दिन तक रहता है,
ठीक है, उसका ये ड्यूरेशन, मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन है 3 to 5 डेज। तो इस ड्यूरेशन के दौरान क्या हो रहा है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स काफ़ी लो है, एलएच काफ़ी लो है, एफएसएच काफ़ी लो है। तो क्योंकि ये दोनों ही हार्मोन लो है, एफएसएच ज़्यादा है ही नहीं, तो कोई फॉलिकुलर ग्रोथ भी नहीं होगा, है ना। प्राइमरी फॉलिकल्स जो वेट कर रहा था कि कोई तो आए और मुझे ग्रो करे, वो अभी वेट कर रहा है। अब जैसे ही 5th डे खत्म हुआ और प्रोलिफेरेटिव या फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट हुआ। देखो, प्रोलिफेरेटिव एंड फॉलिक्यूलर फेज का मतलब क्या है? प्रोलिफरेशन मतलब इंक्रीज हो रहा है यूट्राइन वॉल की, प्रोलिफरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, है ना। प्रोलिफरेशन आपका जो नाम है वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जो ग्रोथ हो रहा है उससे रिलेटेड है। एंड फॉलिक्यूलर इसीलिए इस फेज को बोलते हैं क्योंकि इसी दौरान फॉलिकल्स की ग्रोथ भी तो हो रही है ओवरी में, इसीलिए फॉलिक्यूलर फेज बोल रहे हैं उसको। तो इस टाइम हम देखते हैं कि एफएसएच थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इसके इंक्रीज के वजह से ये क्या कर रही है, आपकी प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल बना रही है ना। फिर टर्शरी फॉलिकल मतलब ग्रोथ पे ग्रोथ होए जा रहा है फॉलिकल्स का, प्लस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte था, याद करो, वो अब सेकेंडरी oocyte बन चुका है क्योंकि मियोसिस कंप्लीट हो चुकी है, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है। टर्शरी फॉलिकल फिर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा क्योंकि एफएसएच तो काफी ज्यादा है। अब इस ग्राफियन फॉलिकल में सोचो इतनी ज्यादा फॉलिक्यूलर सेल्स है कि वो ईस्ट्रोजन पे ईस्ट्रोजन रिलीज कर रही है। तभी आप देखो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी लो था क्योंकि नो फॉलिकल मतलब नो ईस्ट्रोजन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे है ही नहीं। अब ईस्ट्रोजन धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है क्योंकि फॉलिकल्स के साइज ग्रो हो रहे हैं, जितनी ज्यादा फॉलिकुलर सेल उतनी ज्यादा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इतना ज्यादा हाई हो गया है यहाँ पे आके कि अब इसने जाके, ये ईस्ट्रोजन ने जाके क्या किया है, इसने एक पॉजिटिव सिग्नल भेजा है। किसको? एलएच को। एलएच को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजा है, किसने? ईस्ट्रोजन ने। एलएच को मतलब वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच रिलीज करवाता है क्योंकि अब तक एलएच देखो लो ही था, अब तक एलएच लो ही चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा, मोर द अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इट विल सेंड अ पॉजिटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज एलएच। अगर आप देखो यहाँ पे हार्मोन में मैंने वही चीज बताया था, ईस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच रिलीज करवाएगा। अब एलएच जैसे ही रिलीज हुआ, एलएच सबसे पहले आके ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा, है ना। और रप्चर हो गया मतलब क्या हुआ? टूटा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल है दैट इज कॉर्पस हेमोराजिकम, और निकला के अंदर से सेकेंडरी oocyte, तो ओव्यूलेशन हुआ सेकेंडरी oocyte का। अब इस वक्त ये जो आपकी ओव्यूलेटरी फेज है, आप देखो ये प्रोलिफेरेटिव फेज जो है वो 8 दिनों तक चली थी, है ना, 6th डे से लेके 13th डे तक, तो अप्रोक्सीमेटली 8 दिन तक चली थी। लेकिन ओव्यूलेशन के लिए एक ही दिन में ओव्यूलेशन आपकी हो चुकी है, ओव्यूलेटरी फेज, और इस दिन आप क्या देखते हो, एलएच काफी हाई है क्योंकि ईस्ट्रोजन ने रिलीज करवाया है, और एफएसएच भी थोड़ा हाई है। दोनों का ही पीक जाता है, लेकिन हाईएस्ट पीक यहाँ पे एलएच का है। एफएसएच का इसीलिए हाई है क्योंकि अभी भी आपकी ग्राफियन फॉलिकल है, रप्चर होने वाली है, वो उससे पहले आपको ये पीक दिखती है एफएसएच की, ठीक है, एलएच की सबसे ज्यादा। अब एफएसएच इसके बाद एकदम लो हो गया क्योंकि फॉलिकल्स इसको प्रोड्यूस कर रहा था ना, फॉलिकल्स तो रप्चर हो चुकी है, अब बचा ही नहीं कोई फॉलिकुलर सेल्स, तो कौन रिलीज करेगा? तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी एफएसएच एकदम लो हो चुकी है, और आप देखोगे क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स गायब हो गई तो ईस्ट्रोजन में भी डिप आ गया क्योंकि वही रिलीज कर रही थी ना फॉलिकुलर सेल्स। एफएसएच फॉलिकल्स को ग्रो करा रही थी, नो मोर फॉलिकल्स टू ग्रो, एफएसएच तो लो हो चुका है ना, और आपकी ईस्ट्रोजन भी लो हो गई क्योंकि फॉलिकल्स ही तो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज है, एक इनहिबिन नाम का भी हार्मोन होता है, वो भी स्टॉप करता है एफएसएच को, बट अगेन आपकी एनसीईआरटी में वो चीज नहीं दिया हुआ है फीमेल में, ठीक है। नाउ कॉर्पस ल्यूटियम अब बन गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम है कि वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, तो अब तक आपका प्रोजेस्टेरॉन लो 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 नजर आ रहा था, अब अचानक से प्रोजेस्टेरॉन आपको हाई नजर आएगा। एक और चीज देखिएगा यहाँ पे, जो आपकी यहाँ पे ईस्ट्रोजन थी, ईस्ट्रोजन क्या कर रही थी, यहाँ तो उसने पॉजिटिव फीडबैक भेजा, प्लस ईस्ट्रोजन इनकी ग्रोथ भी करा रही थी, हाइपरप्लेसिया। ये जो आपको थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नजर आ रही है, दिस इज सिंपली हाइपरप्लेसिया, मतलब रैपिड माइटोटिक डिवीजन, सेल लेयर पे सेल लेयर बने जा रही है डिवाइड करके, इसीलिए आपको ये थिकनिंग नजर आ रही है। अब
प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ फिर से फोकस करते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, देखो थोड़ा सा आपकी ईस्ट्रोजन भी इंक्रीज हुई है, लो हुआ था फिर थोड़ी इंक्रीज हुई, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम इन दोनों को प्रोड्यूस करता है। ये जो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम है ये इसे भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और आपकी ईस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्ट्रॉन काफी हाई है और ये क्या करती है, इट मेंटेन्स द, प्रोजेस्ट्रॉन का काम ही है कि इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, ठीक है। अब प्रेगनेंसी को मेंटेन करना या मेंटेन्स दी एंडोमेट्रियल थिकनिंग आप बोल सकते हो। प्रेगनेंसी तो हमेशा होती नहीं है, मेंटेन्स दी एंडोमेट्रियल थिकनिंग। अब मेंटेन करने का मतलब क्या है, ये आपकी बनाती है कुछ ब्लड वेसल इस तरह से, एंजियोजेनेसिस, क्योंकि जितनी ज्यादा थिकनेस हो रही है टिश्यू की, हर एक टिश्यू लेयर को क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके, ठीक है। तो यही एंजियोजेनेसिस हो रहा है यहाँ पे, ब्लड वेसल फॉर्मेशन जो प्रोजेस्टेरॉन करवा रही है, जिस वजह से मेंटेन होती है प्रेगनेंसी, ठीक है। अब क्या हुआ कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर रहा था ना ये सारी चीजें, कौन, प्रोजेस्टेरॉन को, लेकिन एलएच धीरे 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 कम होता जाएगा। क्यों कम हो रहा है, जितनी ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन ही है जो एक नेगेटिव फीडबैक भेजती है किसको, एलएच को, ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगी और एलएच ड्रॉप हो जाएगी। यही चीज हमने यहाँ हार्मोन में पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक भेजती है जीएनआरएच को और रोकती है एलएच। एफएसएच तो पहले से ही बंद था, एलएच को भी इसने रोक दिया। नाउ नो मोर एलएच, मतलब कोई कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए है ही नहीं, वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो गया। कॉर्पस एल्बिकन्स तो नहीं बना सकता प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन, तो ये दोनों भी कम हो गए, नीचे चले गए, है ना, लो हो गए। ये जैसे ही लोग हो गए, नाउ नोबडी इज देयर टू मेंटेन द एंडोमेट्रियल थिकनिंग, तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे खस के या फिर शेड होके गिरती रही। जैसे शेड होके गिरती रही, ये ऊपर ऊपर की सेल आपकी एंडोमेट्रियम की, ब्लड वेसल रप्चर हुआ, ब्लीडिंग आपने देखा, अगेन आपका फिर से रिपीट स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो आपकी फेज थी जिसमें आप देख रहे थे कि कॉर्पस ल्यूटियम बचा हुआ था, कॉर्पस ल्यूटियम इनको बना रहा था, दैट इज ल्यूटियल फेज। इसको सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं क्योंकि यूटेराइन एंडोमेट्रियम कुछ चीजें सिक्रीट करती है, इट इज गेटिंग रेडी फॉर एन इम्प्लांटेशन, इसीलिए। सो दिस इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ल्यूटियल फेज आपकी 14 डेज की होती है। नाउ अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। लेट्स इमेजिन कि गैमीट प्रोड्यूस हो चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मेल गैमीट था उनका ट्रांसफर करना होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, दैट इज इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन हुआ, स्पर्म एंड ओवम आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलर रीजन, ठीक है। ओवम कहां से आया, आपकी जो सेकेंडरी oocyte है वो फिम्ब्री से होते हुए, इनफंडिबुलम से होते हुए एम्प्यूला में आके बैठ गया, और उसी टाइम पे स्पर्म भी आया, साइमल्टेनियसली दोनों आएगा, ठीक है। अब जैसे ही दोनों साइमल्टेनियसली आया, दैट रिजल्ट इनटू अ फर्टिलाइजेशन, इट हैज टू कम एट द सेम टाइम। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द इंसेमिनेशन डज नॉट रिजल्ट इनटू अ प्रेगनेंसी, क्योंकि मे बी उस वक्त ओव्यूलेशन नहीं हुआ था। ओव्यूलेशन तो आपको 14th डे पे दिख रहा है, या आगे पीछे 13, 14, 15, ये सारे फर्टाइल पीरियड पे होना चाहिए। नाउ इसके बाद फर्टिलाइजेशन के वक्त हम क्या देखते हैं, स्पर्मेटोजोआ सबसे पहले आके आपके एग के अराउंड जितने भी लेयर्स है उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मालाइसिन। स्पर्मालाइसिन डाइजेस्ट द मेम्ब्रेन्स अराउंड द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सारे जितने भी मेम्ब्रेन थे यहाँ पे, ग्रैन्युलोसा सेल का, कोरोना रेडिएटा सेल्स का, ठीक है, एटसेट्रा, और फाइनली जोना पेल्यूसिटा को अभी वो करेंगे। जोना पेल्यूसिटा के ऊपर इस तरह से एक स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जब भी स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा एंड बाइंड to its receptor, it brings a depolarization। ये डीपोलराइजेशन किसका हो रहा है, एग का। एग मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव थी, पोलराइज स्टेट था। जैसे इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस रिसेप्टर, इमीडिएटली डीपोलराइजेशन होती है किसकी, ऊलेमा की, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग की। ये डीपोलराइजेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा था ना, मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, न्यूरल स्टिम्यूली के वक्त, तो सेम वही डीपोलराइजेशन है। Na+ चैनल्स ओपन हो चुका है। This depolarization stops any other sperm to penetrate it। इसे हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ये पॉलीस्पर्मी को रोकता है, एक ओवम को एक ही स्पर्म पेनिट्रेट कर सकता है, तो ये रोकने का काम कर रही है, ठीक है। कौन, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो पहला जो स्पर्म आया उसी ने डिसाइड कर लिया ये चीज।
फाइन, अब स्पर्म बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद इसने ये बाइंडिंग रिसेप्टर्स को भी सारे तोड़ दिए। और भी एक और पॉलीस्पर्मी है, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, जो इसकी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स करती है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, वो हटा दिया गया है। तो एनीवे, अब जैसे ही ये सेकंड स्टेप हो गया, पॉलीस्पर्मी बन गया, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो चुकी है, इसके बाद क्या होगा, मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखा था कि ये अरेस्टेड स्टेट में थी, सेकेंडरी oocyte वाज एट अरेस्टेड स्टेज, मियोसिस 2 में अरेस्टेड थी, एंड स्पर्म वाज ब्रिंगिंग एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, उसने एनाफेज प्रोमोट किया, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ooted भी हमने देखा था, जिसमें एक ही सेल के अंदर आपको 2 प्रोन्यूक्लियाई दिखे थे, हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई, एक मेल एक फीमेल, जो एक स्पर्म ला रहा और एक का खुद का। अब ये ooted में आपने एम्फीमिक्सिस देखा है ना, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई और एक जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज योर फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट जैसे ही बन गया, ये आपकी डिप्लॉयड है, प्रोन्यूक्लियाई दोनों मेल एंड फीमेल मिक्स हो गए और आपको जाइगोट मिला। इसमें फर्स्ट क्लीवेज आपको पता है कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करवाता है। क्लीवेज का क्या डिफरेंस है माइटोसिस से, दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल डिवीजन कर रहे हैं, ये भी डिप्लॉइड से 2 डिप्लॉइड सेल ही बन रहे हैं, माइटोसिस में भी आप वही देखते हो। लेकिन माइटोसिस में अगर डिवीजन होता है तो इस तरह से आपके 2 डॉटर सेल बनते हैं, ईच ऑफ द डॉटर सेल का जो साइज है वो पेरेंट से एकदम मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हुआ, पहले 1 था अब 2 हुआ, उसी साइज का। तो इन दोनों का साइज मिला के इसके साइज से अगर मैच करें तो ऑब्वियसली ज्यादा है, तो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हुई है, न्यूक्लियस भी इंक्रीज हुई है, ऑब्वियसली अभी 2 न्यूक्लियस हो गई, पहले 1 थी, है ना। लेकिन अगर आप क्लीवेज देखो, क्लीवेज में क्या होता है, ये आपकी अगर मदर सेल थी, ये डिवाइड होके इस तरह से सेल बनाएगा, ठीक है, इस तरह से सेल बनाएगा, ये है आपकी क्लीवेज, जिसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब दोनों डॉटर सेल को मिला के जितनी साइटोप्लाज्म है वो मदर सेल में उतनी थी, कोई साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन न्यूक्लिया इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्लीवेज हो रही है, ठीक है। तो ये जो ये आपकी क्लोज्ड माइटोसिस बोलते हैं इसको यूजुअली, ठीक है। तो 2 सेल स्टेज बना, एक सेल जो अभी डॉटर सेल्स बनी है इनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इसमें फिर सेकंड क्लीवेज होगा, 4 सेल बनेगा, 4 ब्लास्टोमियर्स आपको नजर आए, फिर क्लीवेज चलता जाएगा इस तरह से, 8 सेल 16 सेल ऐसे बनते जाएंगे। 8 से 16 वाला जो स्टेप है, ब्लास्टोमियर का स्टेप है, उस स्टेज में ना ये थोड़ा मलबेरी जैसा दिखता है, तो मोर्यूला बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इतने सारे छोटे छोटे सेल ऐसे मलबेरी शेप का दिखता है, तो मोर्यूला है आपकी 8 to 16 मोर्यूला स्टेज। नाउ फिर वो फर्दर डिवाइड होता रहेगा, ठीक है, 32 सेल्स बने, 64 सेल्स बने, फाइनली ये बनता है ब्लास्टोसिस, जिसमें ये जो ब्लास्टोमियर्स से क्लोजली इंपैक्टेड थे ना, ये सारे एक तो फैल के ऐसे साइड पे ट्रोफोब्लास्ट बना लेंगे, और एक तरफ ट्रोफोब्लास्ट से चिपकी हुई इनर सेल मास, ये इनर सेल मास ही है जो फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाती है, एंड ये ट्रोफोब्लास्ट है जो एंडोमेट्रियम से अटैच करता है। किसको अटैच करेगा, ये पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अटैच करेगा एंडोमेट्रियम से, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एजेंट्स, कुछ सिक्रीटिंग एजेंट्स हैं, एंजाइम्स है जो एंडोमेट्रियम से अटैच करने में हेल्प करता है। तो अगर आप देखो, ये यूट्रस है पूरा का पूरा, ये एंडोमेट्रियल लेयर है, ये टिश्यू एंडोमेट्रियम, यहाँ पे जाके ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल वॉल थी वो पूरी की पूरी इसको कवर कर लेगी फॉर प्रोटेक्शन, ग्रो करना है उसको। अब लेकिन ये लेयर ड्यूरिंग पार्चुरेशन ये निकल के भी गिर जाता है, इसे इसलिए डेसिडुआ बोल रहे हैं। डेसिडुआ इज समथिंग दैट इज शेड ऑफ इन फ्यूचर, निकल जाना, डेसिडुएट कर जाना। सो यूट्राइन सेल्स कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट एंड इज शेड ऑफ ड्यूरिंग द पार्चुरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, जैसे ही इम्प्लांटेशन हो चुका है उसके बाद का स्टेप क्या है, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट जो चिपकी हुई थी एंडोमेट्रियल वॉल से, ये बनाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई, ठीक है। कोरियोनिक विलाई फर्दर और इंटीमेट कनेक्शन बनाता है मदर के एंडोमेट्रियम से, और प्रॉपर इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, राइट। सो नाउ विच इज सराउंडेड बाई द मैटरनल ब्लड, ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई ऐसे अंदर के तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन गया, यहाँ पे मदर की ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है
उससे वो डूबी हुई है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड ऑफ द मदर। इसीलिए जो प्लेसेंटा बनता है ह्यूमन बीइंग में उसे हम हीमोकोरियल बोलते हैं, क्योंकि हीमो मतलब मदर का ब्लड एंड कोरियन इज मतलब कोरियोनिक विलाई ऑफ द फीटस, ये दोनों मिलके बनाती है द प्लेसेंटा। ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है कैसे आपकी प्लेसेंटेशन होती है, लेकिन अगेन दैट हैज बीन रिमूव। किस तरह से एक 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 करके प्लेसेंटल लेयर आपकी मदर की जो मैटरनल प्लेसेंटा है उसकी लेयर एक एक करके शेड होती जाती है जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है। एंड ह्यूमन बीइंग में तीनों ही मैटरनल प्लेसेंटा के लेयर्स गायब है, इसीलिए डायरेक्ट ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट है, राइट। सो नाउ placenta is a structural and functional unit between the embryo, that is fetus, and the maternal body, formed by the chorionic villi and the trophoblast. trophoblast से ही वो chorionic villi बनी थी, है ना। और प्लासेंटा का दो पार्ट कौन सा है, एक तो मैटरनल पार्ट एंड दूसरा इज द फीटल पार्ट। और ये जो प्लासेंटा है इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। बट उससे पहले प्लासेंटा का और भी बहुत सारा फंक्शन है, ये इसीलिए इम्प्लांटेशन हुआ था ताकि द प्लासेंटा कैन सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। ग्रोइंग फीटस है, उसके ग्रोइंग सेल है, उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। ऑक्सीजन लिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा फीटल बॉडी, उसका रिमूवल। फिर न्यूट्रिएंट लिया है तो बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट और अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसका रिमूवल जरूरी है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स द प्लासेंटा टू द एम्ब्रियो। आप अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल, 3 ब्लड वेसल प्रेजेंट है इसमें। तो ये मदर्स फीटस से ब्लड को लेके जाएगा, इम्प्योर ब्लड को मदर के पास, और मदर से प्योर ब्लड को फीटस के पास लेके आता है, ठीक है। वेन्स लेके आती है यहाँ पे प्योर ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड में, आर्टरी इम्प्योर लेके जाती है। नाउ प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का काम है कि जब एलएच, देखो एफएसएच एक टाइम पे एलएच को बंद कर देता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो नो एलएच मतलब नो कॉर्पस ल्यूटियम, नो प्रोजेस्टेरॉन, फर्दर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो कैसे प्रेगनेंसी रुकेगी। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को तो एलएच को रोकना जरूरी है ही है, वो तो करेगा, लेकिन अब प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि अभी एलएच है नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए कोई नहीं है, एक टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन भी चला जाएगा ना, तो इसीलिए एचसीजी आ जाता है। एलएच तो गया, एचसीजी ने अब उसका काम ले लिया, वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता जाएगा, जिससे मेंटेन होती रहेगी प्रेगनेंसी, और प्रोजेस्टेरॉन एलएच को भी रोकती रहेगी, जीएनआरएच को भी रोकती रहेगी। मतलब कोई फर्दर आपकी और फॉलिकुलर ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। जीएनआरएच रुक गया मतलब नो एफएसएच नो एलएच, प्रोजेस्टेरॉन ने रोका हुआ है उसे, तभी तो कोई आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज या कोई फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता है जब तक प्रेगनेंसी रहती है, इसी वजह से। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना जरूरी है ताकि प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता रहे, प्रेगनेंसी मेंटेन होती रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहे, ठीक है। ओके, सो ये कॉम्पेंसेट्स फॉर द एलएच एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, वही मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है बॉडी में, है ना। तो फीटस की जो मसल मास को बिल्ड करना होता है या फीटस की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, वो सारा काम ये एचपीएल करता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। इट हैज नथिंग टू डू विथ लैक्टेशन, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो ऑलरेडी कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर रहा है, साथ साथ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्लासेंटा भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो मदर के बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सारी हार्मोन्स प्रेजेंट है अब, ठीक है। ये तो नए हार्मोन्स है ये दोनों, लेकिन ये तो पहले से भी थे, है ना। तो ये क्या करता है, मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, एनलार्जमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड इंक्रीज हो रही है साइज में, स्टिम्युलेट्स द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, तभी तो मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होता है एल्वियोलाई से। अब आता है रिलैक्सिन, ये भी एक नया हार्मोन है रिलैक्सिन, लेकिन हमेशा पूरे प्रेगनेंसी के दौरान नहीं प्रोड्यूस हुआ था, इट ऑलवेज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, क्योंकि ये क्या करता है, डिसोल्यूट्स या सॉफ्टन्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस फॉर डायलेशन ऑफ पेल्विक गर्डल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। प्यूबिक सिम्फाइसिस एक फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट था, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट प्यूबिक बोन्स को वेंट्रली कनेक्ट कर रहा था, तो ये इतना सख्त जॉइंट है कि ये मूवमेंट नहीं अलाउ करता है, लेकिन रिलैक्सिन ने इसको सॉफ्ट कर दिया, अब ये मूवमेंट होगा, प्रॉपरली डायलेशन होगा एंड पार्चुरेशन पॉसिबल है, ठीक है।
कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इस तरह की कुछ हार्मोन्स है आपकी, किसमें थायरॉक्सिन भी, ये हार्मोन्स मदर के बॉडी में कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के पास भी कॉर्टिसोल है, प्रोजेस्ट्रॉन है, ईस्ट्रोजन है, थायरॉक्सिन है, लेकिन एक प्रेग्नेंट फीमेल में ये कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उसे अपनी भी ग्रोथ, एक चाइल्ड की भी ग्रोथ करनी होती है। फाइन, सो दिस इज अबाउट प्लेसेंटा और उनके सारे फंक्शंस। अब डिफरेंशिएशन ऑफ द इनर सेल मास एंड द जर्मिनल लेयर्स। प्लेसेंटेशन हो चुका है, सॉरी इम्प्लांटेशन हो चुका है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो चुकी है, अब ग्रोथ होगी उस फीटस की। तो सबसे पहले जो इनर सेल मास है वो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स है, मतलब इट कैन गिव राइज टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी ऑफ द फीटस, ठीक है। सो आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म सबसे पहले ये बनाएगी, इसी एक्टोडर्म से बाद में मीजोडर्म भी बनता है। तो एक्टो, एंडो, मीजो, हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, तो तीनों मीजोडर्मल टिश्यूज तीनों जो आपकी जर्मिनल लेयर्स है वो बन चुकी है, एंड दे गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द फीटस, इसीलिए टोटिपोटेंट। अब जैसे ही ये सारे टिश्यूज बन गए, अब ऑर्गन बनना है, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सही बात है, लेकिन ऑर्गन्स भी तो बनना है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनोजेनेसिस में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यूरिंग द 9 मंथ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, मोर और लेस। तो पहला जो मंथ है, मतलब 4 वीक, 4 हफ्तों के अंदर हम देखते हैं एंड में हार्ट बन चुका होता है। सबसे पहले हार्ट ही है जो बनता है, और जो सबसे पहला साइन है ना कि अच्छा ये बेबी जिंदा है कि नहीं, दैट इज बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड, क्योंकि हार्ट बन चुकी होती है, हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड वी कैन लिसन टू द हार्ट साउंड यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। ये फर्स्ट साइन ऑफ अ ग्रोइंग फीटस है ना, लिविंग फीटस है। जब सेकेंड मंथ, मतलब आपके 8 हफ्ते हो चुके, सेकेंड मंथ के एंड में हम देखते हैं कि उनकी लिम्स और डिजिट्स, मतलब फिंगर्स वगैरह भी सेपरेट होके बनना स्टार्ट हो चुका है, और वो भी सिर्फ एक बर्ड के फॉर्म में है ना, इस तरह से बर्ड के फॉर्म में इस तरह से लिम्स बनी है ना, और इस तरह से डिजिट्स बननी स्टार्ट हुई है। अब ये फर्दर ग्रो होती है, ठीक है। तो थर्ड मंथ के एंड में, थर्ड मंथ मतलब 12 हफ्ता, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो चुकी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड लिम्स आर वेल डेवलप्ड। तभी थर्ड मंथ के एंड में अगर एमनियोसेंटेसिस करे या अल्ट्रासाउंड भी करे तो पता चल जाता है कि क्या है, फीमेल या मेल है। एंड उसी का ही गलत फायदा जो उठाया जाता है कई सारे देशों में फॉर फीमेल फीटिसाइड, इसीलिए वो बैंड है, इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है, एंड इट इज इलीगल टू से द सेक्स ऑफ द बेबी ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ओके, फिफ्थ मंथ मतलब में हम लोग देखते फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस। यहाँ पे हमने साउंड सुना था हार्ट का, मूवमेंट फिफ्थ मंथ में स्टार्ट होता है, एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड ऑफ द फीटस। हेयर जो है वो मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, स्पेशल कैरेक्टर्स है। 6 मंथ मतलब 24 वीक्स हो चुके, 6 मंथ्स मतलब आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म हो चुकी है ना, 3-3 महीने के ट्राइमेस्टर्स होते हैं। इसमें हम देखते हैं द बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, पूरे बॉडी में हेयर है। यहाँ पे हेड में हेयर दिखा था फिफ्थ मंथ में, पूरे बॉडी में हेयर है, विच इज अ मैमेलियन फीचर, जैसे कि मैंने बोला आपको। आईलिड सेपरेट्स, आई लैशेस आर ऑल्सो फॉर्म्ड, एंड बाई द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 9 मंथ्स जब पूरे हो चुके होते हैं, पूरे थर्ड ट्राइमेस्टर, तब होती है पार्चुरेशन। इस पार्चुरेशन के लिए सबसे पहले, एक्चुअली पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें कुछ न्यूरल स्टिम्युली भी जरूरी है, और उस न्यूरल स्टिम्युली की वजह से एक हार्मोन भी रिलीज होता है जो पार्चुरेशन में हेल्प करेगा। कैसे, चलो देखते हैं। जो फुल्ली ग्रोन फीटस है एंड प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा याद रखिएगा, फीटल मैटरनल दोनों पार्ट है, तो वो प्लेसेंटा एंड द फुल्ली ग्रोन फीटस एक न्यूरल स्टिम्युली प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे, यूटरस के मसल में, जिससे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि इस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से पार्चुरेशन पॉसिबल नहीं है, ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को और ज़्यादा तेज करना है। तो अभी एक रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट हुआ है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हुआ है, तो ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर्स द मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ट्रिगर कर रहा है, मतलब मैटरनल जो आपकी यूटराइन वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक न्यूरल स्टिम्युली से। ये न्यूरल स्टिम्युली मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज कराती है। ऑक्सीटोसिन ने और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर्स प्रेजेंट है यूटरस के एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम पे, वो और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करा रही है। इस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से
और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रही है, ये न्यूरल और न्यूरल सिग्नल भेज रहा है, तो इसलिए न्यूरो बोल रहे हैं। और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है मतलब एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज हुआ है, एंडोक्राइन प्रोसेस आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो रिलीजेस मोर ऑक्सीटोसिन, मोर विगरस कॉन्ट्रैक्शन एंड दैट रिजल्ट इनटू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, जिसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन के ठीक एंड में ही हम देखते हैं कि हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल है। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे हार्मोन्स ऑलरेडी कई गुना ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये हाई प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी एल्वियोलर सेल है ना, मेमोरी ग्लैंड की जो सेल्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज करिए नंबर पे, अब वो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स बन चुकी है, इट सिक्रीट्स द मिल्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन, लेटर ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ द मिल्क। तो लैक्टेशन क्या है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये प्रोजेस्टेरॉन के वजह से, प्रोलैक्टिन के वजह से, ऑक्सीटोसिन के वजह से एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क एंड इजेक्शन ऑफ द मिल्क रेस्पेक्टिवली चल रहा है, राइट। जो पहले 2-3 दिन जो मिल्क प्रोड्यूस होता है जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, जो येलोइश फ्लूइड प्रोड्यूस होता है उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, एंड दैट कोलोस्ट्रम इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न, क्योंकि वो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी ए, उसमें कई ज्यादा फैट अमाउंट प्रेजेंट है, एंड वो येलोइश इसीलिए है क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो ये सारी जो कोलोस्ट्रम है ये एक्चुअली इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड और द न्यूबॉर्न टू हैव कोलोस्ट्रम, ताकि उनको इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड हो। तो दिस इज अबाउट द लैक्टेशन जो ठीक पार्चुरेशन के बाद होती है, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर। आज हम जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, द इवेंट्स, फिर हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, हमने गैमीटोजेनेसिस देखा, ऑर्गन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, फॉलोड बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन हमने डेवलपमेंट देखी, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड देन डेवलपमेंट, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड देन पार्चुरेशन, एंड फाइनली हमने लैक्टेशन देख लिया। आई होप आपको ये माइंड मैप और ये नोट्स बहुत यूजफुल लगेगा। मैंने कंसाइज वे में इसको बनाया है आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड यस आई डिड नॉट स्किप एनीथिंग, है ना, सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड करके आपको बताए हुए हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो, है ना, कई किसी भी कोने से क्वेश्चन पूछे हम उसका आंसर दे सके। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप पे। थैंक यू वेरी मच।